आज़ादी से पहले और आज़ादी से पहले एक सिलसिला और था हमारे यहाँ, चूंकि जज्बा आज़ादी भी था, सरशारी थी उसके अंदर, तो ऐसी बहुत सी नज़में हमारे यहाँ लिखी गई हैं हमारी शायरी के अंदर, जिसमें कि हुब्बे वतन, यकजहती और ये इस चकबस्त इसमें बड़ा अहम नाम है, और भी दूसरे बहुत सारे नाम नजर आते हैं। तो इन तमाम लोगों की शायरी के असरात जो हैं, बाद में तो खैर जाहिर है कि वो सिलसिला खत्म हो गया, क्योंकि मकसद ही खत्म हो गया, पूरा हो गया। लेकिन ये कि जो आप फरमा रहे हैं कि तरक्की पसंद शायरों की जो गज़लें हैं, वो गज़लें सारे लोगों ने अलबत्ता तो अव्वल तो गज़लें कही नहीं, और जिन्होंने कही वो गज़ल की जो मतालबात पूरे नहीं कर सके, वो अच्छे गज़ल को भी नहीं हो सके। सही, बिल्कुल दोस्त, क्योंकि गज़ल जो है वो शराइत कबूल नहीं करती। तरक्की पसंदी की गुफ्तगू हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद एक और रुझान और रवैया है, वो जदीदियत का है। और जदीदियत के तहत जो शायरी हुई अतिकुल्ला साहब जी, उस शायरी के हवाले से, नज़्म व गज़ल के हवाले से भी आप कुछ रोशनी डालें कि वो शायरी किस तरह की है, क्योंकि आज़ादी के बाद एक निहायत ही तवाना आवाज़ है। जी जी डॉक्टर साहब, दरअसल जदीदियत जिसे हम 1955 और 60 के बाद के ज़माने से इबारत करते हैं, देखा जाए तो अभी मिराजी का जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया। मिराजी के हवाले से तो वो तख्लीकी ज़बान का तसव्वुर था जी, एक बात, और एक हैत शिकनी का तसव्वुर था, मौजू और हैत की वहदत का तसव्वुर था। और इसीलिए जब तख्लीकी ज़बान के तसव्वुर पर बात हुई तो अलामत सामने आई। अलामत का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ बदियात में सिर्फ ये 4 चीज़ें थी, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज और किनाया। मजाज, मुरसिल और किनाया, ये 4। लेकिन इसमें अलामत का कॉन्सेप्ट नहीं था, पैकर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ से जब आया, तो अलामत का जब कॉन्सेप्ट आया तो सवाल ये उठता था कि अलामत क्या है। तो इन शोरा के यहाँ जाहिर है कि मिराजी तो पहले से तसव्वुर पेश कर चुके थे, लेकिन जदीदियत के दौर में इस कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाया गया, तख्लीकी ज़बान के तसव्वुर को, और ये बावर कराया गया कि एक तख्लीकी इबहाम की नौयत होती है शायरी में, चाहे वो कदीम शायरी हो हमारे यहाँ, और वो पूरी तरह यानी शायरी ओपन एंडेड होती है, मुकम्मल नहीं होती। हर वक्त वो जो है वो तकाजा करती है, आपसे क़िराअत का तकाजा करती है, नामुकम्मल है। इन मानों में इबहाम का कॉन्सेप्ट सामने आया, और ये कॉन्सेप्ट भी विलियम एम्सन का कॉन्सेप्ट था, यानी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज का, और उसको जाहिर है कि सबसे ज्यादा शमस फारूकी साहब ने उस पर बार बार लिखा है, बार बार हवाला भी दिया है। तो ये नई शायरी में जो तजर्बे किए गए, इससे पहले मिराजी ने तजर्बे किए थे, उनके दौर में भी उनके साथियों ने तजर्बे नहीं किए थे। वो दाखिलियत की वजह से उनके यहाँ धुंधल के, लाशूरी कैफियत, कुछ जिनसी मायूसी और घुटन का एहसास, इन चीज़ों ने जगह बना ली थी। लेकिन जो 55 के बाद की शायरी थी या 60 के बाद की शायरी थी, और जो ख़ास तौर पर 1960-61 में जदीद नज़्म का सौगात नंबर जब निकला था, तो उस वक्त ये लोग सामने आए। उस वक्त तक बल्लाज कोमल, मोहम्मद अलवी और दूसरे सलेमान अरीब और शफीक फातिमा शेरा, यानी जो उसमें मौजूद थे, अमीर हनफी, ये उसमें मौजूद थे, और कुमार पाशी, ये जदीद नज़्म नंबर में मौजूद थे सौगात के। उस वक्त पता चला कि ये शायरी है, ये नई शायरी है, उससे कोई तहरीक नहीं हुई थी पैदा, यानी ये हवाला बने थे कि बाद में जदीदियत के तहत हवाला बने ये तमाम लोग। तो गोया कि ये सिलसिला तो शुरू हो चुका था। और ये खलील रहमान आज़मी और बशीर वो और शहरियार नहीं थे, नहीं, बल्लाज कोमल, खलील रहमान आज़मी, बाकर मेहंदी, ये सभी तरक्की पसंद थे, और काजी सलीम ये सभी तरक्की पसंद थे। और ये तरक्की भिमड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद ही सब के सब जो है 1949 में छोड़कर वो इधर आए। संग पैराहन जो है अमीर हनफी का, वो तो पूरी तरक्की पसंद शायरी। तो उसके बाद जब ये इधर आए तो उस वक्त वो बल्लाज कोमल ने टीम के तोते जिसे तो सर्कस का घोड़ा जिसे नज़्म लिखी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो तजर्बे अमल में आए, ये हैत के भी तजर्बे थे, वो तख्लीकी ज़बान का भी तजर्बा था। इसमें आपको हमारे यहाँ का जो ख़ास लिसानी कल्चर था वो नहीं मिलेगा। यानी गज़ल की लफ्जियात अब आपके यहाँ इस नज़्म में नहीं है। आप चाहे आदिल मंसूरी की नज़्म हो, चाहे मोहम्मद अलवी की नज़्म हो, चाहे निदा फातली की नज़्म हो, इनके यहाँ कहीं भी वो लिसानी कल्चर जो कि हमारे गज़ल का वदियत करदा है वो नहीं मिलेगा। इस लिहाज से नज़्म की ज़बान जो मिराजी ने जिसका आगाज़ किया था, उसे सही मानों में यहाँ पनपने का मौका मिला जदीद के बाद, क्योंकि दुनिया राशिद ने भी
ये गजल के लफ्ज़ात का इस्तेमाल किया। जदीद शोरा के ख़ालिद साहब वो कौन से क्या फनी इम्तियाजात हैं जो कि बिल्कुल अलग करते हैं? गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब ने। जी जी, मैं अर्ज करूं कि यहाँ भी वही सूरत हाल है कि तब्दीली और तजर्बे दोनों सतह पर नजर आते हैं। यानी ये कि फिक्र की सतह पर भी फिक्री एतबार से ये एक तरह से रद्द अमल भी माना गया है तरक्की पसंदी का। वो तरक्की पसंदी में सारा जोर समाज पर था, सारा जोर जो इज्तिमाइयत पर था, यानी फ़र्द की कोई हैसियत ही नहीं थी। तो ये अफराद ने या इन लोगों ने महसूस किया कि हम अगर इतने बेहैसियत हैं तो हमारी ज़रूरत क्या है। तो एक तरीके से यानी फ़र्द की अहमियत पर यहाँ जोर दिया गया, इनफरादियत पसंदी पैदा हुई। और वो उसके साथ साथ फिर तन्हाई का एहसास, यानी इज्तिमा में वो तो ये कहते हैं कि साहब हम पूरे तमाम महफिल में है या बज़्म में है, या पहले भी इन बातों को लोगों ने कहा है, लेकिन शिद्दत से इनका एहसास हुआ फिर भी तना है, अपने ख्याल के अंदर तना है। तो ये जो इबहाम की सूरत हाल है ये उसके अंदर पैदा हुई। अलामत आपने सही फरमाया कि अलामत बहुत वसी भी होती है। जिस तरह तशबीह से ज़्यादा वसत इस्तारे में है तो इस्तारे से ज़्यादा वसत अलामत में है सबसे ज़्यादा। तो अलामत पसंदी इनके अंदर पैदा हुई। और ये बिल्कुल सही है कि हमारी जो गज़ल की तहजीब थी या जो हमारा गज़ल का जो पूरा माजी था उससे इन्होंने इनहराफ किया दोनों तरीक़े से, फ़न की सतह पर और फ़िक्र की। फ़िक्र तो इनकी ये इसमें ये तब्दीली आई जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, और फ़न की सतह पर उन्होंने जो तजर्बे किए उनमें ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं कि वो जो बाहर से लिया गया, ये तो आपने फरमा दिया कि बाहर से लिया गया है, लेकिन यहाँ बाद में इफ़रात व तफरीत का शिकार भी हुआ। हर चीज़ हो जाती है जब कोई भी रुझान या कोई तहरीक आगे बढ़ता है, उसमें एक इंतहा पैदा होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी पैदा होने लगते हैं। तो इसके साथ भी यहाँ ये हुआ, इन लोगों के दरमियान भी ये सिलसिला शुरू हुआ कि इबहाम एहमाल बन गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया कि वो समझ में आता ही नहीं था। और उनको ये ख्याल पैदा हुआ कि हमारी बात, जैसा कि गालिब ने कहा था ना कि अगर मेरी बात समझ में नहीं आती तो ना हो। तो ये भी ये लोग कहने लगे कि साहब मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अगर कोई नहीं समझता तो ना समझे, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ। हालांकि अदब अपने लिए तख्लीक नहीं किया था, इससे लोगों ने इत्तेफाक भी नहीं किया। और आगे बढ़ने के बाद इसमें फिर हद से ज़्यादा इबहाम पसंदी, हद से ज़्यादा तन्हाई पसंदी, हद से ज़्यादा इनफरादियत पसंदी जब इस पर ज़ोर हुआ तो उसमें तजर्बे के अंदर जो अल्फाज के तजर्बे हुए नए नए, इसमें अलामत सांप और बिच्छू और रात और मुहीब रात और कब्रस्तान और खून, ये इस तरह की चीज़ें भी सब इसमें शामिल हुई। और जो उस वक्त का तकाजा भी था, और बाद लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से तख्लीकी अंदाज में इनका इस्तेमाल किया, बाद लोगों ने फोड़ से भी किया। तो उस इंतहा की वजह से धीरे धीरे यानी ये भी जवाल का शिकार हो गई। अतुकुल्लाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद 5 ऐसे नज़्मगो और 5 ऐसे गज़लगो का नाम बताइए जिन्होंने वाज़ेह शनाख्त बनाई हो। देखिए, इसमें आप तादाद कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि वो कौन से ऐसे शोरा हैं। देखिए, आपने अभी जिक्र किया था जदीदियत का, जी, लेकिन आप गौर कीजिए कि जदीदियत का तो नासिर काज़मी तो उससे पहले पैदा हो चुके थे जी। और नासिर काज़मी का गालिबन 72 में इंतकाल हुआ था, है ना। तो उससे पहले जो 47 के ज़माने में उन्होंने गज़लें की थी, 46, 45, 49, 48 उस ज़माने में कही थी। तो नासिर काज़मी के असरात तो आज तक कायम हैं। जी। नासिर काज़मी पर फिराक गोरखपुरी के असरात थे। जी। ये क्या कि वो दरवाजे सर फोड़ रहे हैं, जी, कौन इस घर को छोड़ रहा है, ये कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चलें, आए हैं गली में तो पत्थर ही ले चलें, या जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तेरे सिवा भी हो, अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी, जरूरत नहीं की थी। तो उन्होंने एक मुसल्लमा रिवायत को तोड़ा और इश्क का एक नया तस्वुर दिया। और अब नासिर काज़मी के बाद जो अहम गज़लगो शायर हैं उसमें से नासिर काज़मी के अहद में ही जिस शख्स को का जिक्र जदीदियत की वजह से नहीं किया जाता रहा है, उसने एस्टेब्लिश किए बहुत सी नई रिवायतें कायम की, उसमें मजरूह सुल्तानपुरी का बहुत बड़ा नाम है, मजरूह का नाम है। और अहमद अदीम कासिमी का भी है। जब भी देखा है तुझे आलम नौ देखा है, मरहला तय ना हुआ तेरी शनासाई का, ये और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। यानी अहमद अदीम कासिमी की शायरी, जज्बी की शायरी और नासिर काज़मी की शायरी, मजरूह की शायरी, ये और फैज़ की शायरी, ये 5 शायर जो हैं बहुत अहम तरह है, जिसमें के नए भी हैं ये और तरक्की पसंद भी हैं, लेकिन इन्होंने बुनियादें कायम की। इसी वजह से अहमद फराज और अहमद मुश्ताक जैसे शायर सामने आए।
और नज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ये बात अलग है कि सरदार जाफरी जो है वो बाद में पहचाने गए, लेकिन अवध की खाके हंसी के नाम जैसी नज़में लिखने वाला शायर जिसने कि शुरू में आज़ाद नज़में लिखी थी, और नई दुनिया को सलाम जिसकी जो आज़ाद नज़म है, पूरी तवील नज़म, ड्रामाई नज़म आज़ाद नज़म पर मबनी है, तो वो शख्स छोड़कर और वो मोर्रा की तरफ आ जाता है क्योंकि वो मैसेज देना चाहता है, तो वो इतने बड़े नज़म को शायर नहीं बन पाए। जी, आज की इस गुफ्तगू में इन तमाम शोरा पर, रुझान और रवैये पर, तरक्की पसंदी और जदीदियत पर, हयात पर बहुत ही मानी खेज गुफ्तगू हुई। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल रहे प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं, मशहूर शायर हैं, और प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब जो नामवर नाक़िद हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। आप दोनों हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। Hello learners, welcome to Indira Gandhi National Open University. Indira Gandhi National Open University is the world's largest university with highest NAAC accreditation of A++ as part of its quality assurance. Indira Gandhi National Open University, its degrees, diplomas, certificates are recognized by the institutions of all over the world. It has more than 3 million students enrollment. During the program, Indira Gandhi National Open University provides best world-class study material along with audio and video programs. Indira Gandhi National Open University has more than 35,000 counselors to guide the learners during the program. It also provides live interaction session via teleconferencing of radio interactive sessions and teleconferencing. नमस्कार। पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है टेलीविजन समाचार के लिए लेखन। विषय पर आने से पहले एक सूचना मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं कि इग्नू में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जो भी छात्र छात्राएं पत्रकारिता एवं जनसंचार के किसी भी विषय या किसी भी क्षेत्र में जिनकी रुचि है, वो हमारे विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। अभी पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें हमारे 4 मास्टर डिग्री प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, जिसमें एक एमए इन पत्रकारिता एवं जनसंचार है, दूसरा एमए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तीसरा एमए इन
डेवलपमेंट जर्नलिज्म है, चौथा एमए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया है। इनमें से एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार जो है वो 3 भाषाओं में हम छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हिंदी है, तमिल है और अंग्रेजी है। इसके अतिरिक्त जो 3 और जो हमारे एमए कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का माध्यम अभी अंग्रेजी है, लेकिन यदि छात्र छात्राएं चाहें तो वो अपनी परीक्षाएं हिंदी में भी दे सकते हैं, वो असाइनमेंट हिंदी में कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जो है वो हिंदी में भी कर सकते हैं। ये विद्यापीठ के सारे कार्यक्रमों पर जो केवल अंग्रेजी भाषा में अभी उपलब्ध हैं, उन सभी पर लागू होता है। तो यदि आप सामग्री को समझ सकते हैं, पाठ्य सामग्री जो कि अंग्रेजी में दी जाएगी समझ सकते हैं, तो आपके पास स्वतंत्रता है कि परीक्षाएं, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट आप हिंदी में भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 4 मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के अतिरिक्त हमारे पास तकरीबन 6 पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम हैं। पीजी डिप्लोमा जो पत्रकारिता एवं जनसंचार में है वो हिंदी में भी उपलब्ध है और तमिल में भी उपलब्ध है अंग्रेजी के साथ ही पीजी डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जो है वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो 4 अन्य पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम हैं, पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, ये चारों पाठ्यक्रम अभी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप परीक्षाएं, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट हिंदी में भी कर सकते हैं इन कार्यक्रमों के। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, वो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो। तो ये कई प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं, विद्यापीठ के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इन सभी में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। यदि आपकी रुचि हो तो आप किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं। और यदि आप, जैसा कि आप सबको पता है कि अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2 डिग्री कार्यक्रम एक साथ करने की भी आज़ादी दी है, यानी यदि आप कोई एक कार्यक्रम रेगुलर कर रहे हैं तो उसके साथ भी इग्नू के दूसरे कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो दूसरे विषयों में पाठ्यक्रम कर रहे हैं और वो यदि अतिरिक्त विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं ताकि उनके रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि हो सके, वो ज़्यादा मजबूत बन सके, तो वो अपने रेगुलर कार्यक्रमों के साथ साथ इग्नू के कार्यक्रम कर सकते हैं, डिग्री कार्यक्रम भी कर सकते हैं। तो एक बार आप सभी से फिर मैं ये सूचना साझा करना चाहता हूं कि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और यदि आप की रुचि हो पत्रकारिता एवं जनसंचार के किसी भी क्षेत्र में, तो आप हमारे विद्यापीठ द्वारा जो उपलब्ध कराए जा रहे कार्यक्रम हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, उसमें किसी में भी आप नामांकन ले सकते हैं। अब हम आज के विषय की ओर आते हैं, टेलीविजन समाचार के लिए लेखन। टेलीविज़न एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरे जनसंचार का। और यदि आप हमारे कार्यक्रमों को देखेंगे तो हमारा जो पीजी डिप्लोमा है पत्रकारिता एवं जनसंचार में, उसके अतिरिक्त जो हमारा एमए है पत्रकारिता एवं जनसंचार में, उसके अतिरिक्त जो हमारा एमए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है और पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म है। इन सभी कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टेलीविजन समाचार। और यदि हम आज के दौर के हिसाब से बात करें तो वो टेलीविजन समाचार मुख्यतः नहीं रह गया है, वह मुख्यतः वीडियो समाचार है। क्योंकि वीडियो समाचारों का प्रयोग केवल टेलीविज़न पे नहीं हो रहा है। जो टेलीविज़न समाचार चैनल टेलीविज़न के माध्यम से अपने कार्यक्रम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल भी हैं, उनके अपने वेबसाइट्स भी हैं जहां पे वो सीधा लाइव प्रसारण भी, जीवंत प्रसारण भी करते हैं। तो मुख्यतः वो वीडियो समाचार हैं और उन वीडियो समाचारों का उपयोग
जो परंपरागत रूप से जिसका प्रसारण होता है टेलीविजन का, उस पे भी हो रहा है। और उसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां पे उन वीडियो समाचारों का उपयोग हो रहे हैं। वो यूट्यूब चैनल हो सकते हैं या फिर वेबसाइट्स हैं जहां पे वो जीवंत प्रसारण करते हैं। इसके अतिरिक्त वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी उन चैनलों के पेज हैं और उन पे वो उन वीडियोस को डालते हैं। तो एक ढंग से हम कहें तो टेलीविजन समाचार के लिए लेखन थोड़ा संकुचित हो जाता है। मुख्यतः या विस्तृत रूप से अगर हम देखें तो वीडियो समाचारों के लिए लेखन है, या मुख्यतः हम कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य समाचारों के लिए लेखन है। ऑडियो विजुअल कंटेंट जो समाचार है उसके लिए लेखन है। तो इसी रूप में इसको हम देखेंगे। यदि हम देखें कि जब हम लेखन की बात करते हैं तो लेखन कैसा होना चाहिए वो कई मुद्दों पर निर्भर करता है, ठीक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मीडियम क्या है, माध्यम क्या है। मीडियम या माध्यम जिस ढंग का है उसके हिसाब से लेखन किया जाना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें कि हम दृश्य श्रव्य माध्यम या हम मान लें कि टेलीविजन कहें या वीडियो कहें, उसके लिए हम लेखन करना चाहते हैं, उसके लिए समाचारों का लेखन करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम प्रिंट के लिए समाचारों का लेखन करना चाहते हैं, समाचार पत्रों जो कि प्रिंट माध्यम है उसके लिए हम समाचार का लेखन करना चाहते हैं, रेडियो के लिए हम समाचार का लेखन करना चाहते हैं, या कई सारे जो न्यूज़ वेबसाइट हैं जहां पे टेक्स्ट भी है, जहां पे वीडियो भी है, ऑडियो भी है, ग्राफिक्स भी है, उन सब का मिश्रण है, उनके लिए हम समाचार यदि लिखना चाहते हैं तो इन सभी प्रकार के लेखनों में भिन्नता होगी। तो अर्थात माध्यम जो है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है जो लेखन को प्रभावित करता है। तो पहला मीडियम हो गया। दूसरा है कि विषय क्या है। विषय का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि किस विषय पर हम लिख रहे हैं। यदि आप साहित्यिक रचनाएं कर रहे हैं तो उसका लेखन एक अलग प्रकार का होगा। यदि आप मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं तो उसका लेखन एक अलग प्रकार का होगा। आप शैक्षणिक वीडियोस के लिए लिख रहे हैं, उसका लेखन एक अलग प्रकार का होगा। और आप समाचार और समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो उसका लेखन अलग प्रकार का होगा। तो जो दूसरा तत्व है जो लेखन को प्रभावित करता है वह तत्व है कि विषय क्या है, ठीक है। फिर जो तीसरा तत्व है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि आपका जो लक्षित श्रोता वर्ग है, यानी जो टारगेट ऑडियंस जिसकी हम बात करते हैं, जिसको टारगेट ऑडियंस बोलते हैं, लक्षित श्रोता वर्ग जो है वो कैसा है, उसकी समझ का स्तर क्या है, उसका शैक्षणिक स्तर क्या है, उसका भौगोलिक, सांस्कृतिक, बहुत सारी चीजें काम करती हैं लक्षित श्रोता वर्ग की रुचि और उनकी समझदारी को निर्धारित करने में। और आपका लेखन अपने लक्षित श्रोता वर्ग के अनुसार ही होना चाहिए। यदि आपका लक्षित श्रोता वर्ग बच्चे हैं तो लेखन की प्रक्रिया, लेखन का तरीका अलग होगा। आपका लक्षित श्रोता वर्ग यदि बहुत ही ज़्यादा शिक्षित एक बहुत छोटा वर्ग है, डॉक्टर्स के लिए आप लिख रहे हैं, तब लेखन की प्रक्रिया अलग होगी। और आप आम जनता के लिए लिख रहे हैं तब लेखन की प्रक्रिया अलग होगी। तो लक्षित श्रोता वर्ग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो निर्धारित करता है कि लेखन कैसा होगा। तो तीन महत्वपूर्ण तत्व हो गए जो निर्धारित करते हैं कि आपका लेखन कैसा होगा। पहला माध्यम है जिसको मीडियम बोलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट अर्थात विषय है, और तीसरा टारगेट ऑडियंस अर्थात जो लक्षित श्रोता वर्ग है। अब हम टेलीविजन की यदि हम बात करें या हम वीडियो की बात करें या किसी भी ढंग के ऑडियो विजुअल न्यूज़ प्रोग्राम की बात करें तो मुख्य दो तत्व हैं, हम सब जानते हैं। एक दृश्य तत्व है जिसको हम विजुअल बोलते हैं और दूसरा श्रव्य तत्व है जिसको हम ऑडियो बोलते हैं। तो विजुअल अर्थात दृश्य तत्व और ऑडियो अर्थात श्रव्य तत्व, इन दोनों तत्वों के मिश्रण से ही दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य समाचार या ऑडियो विजुअल समाचार या हम उसको वीडियो समाचार कहें या टेलीविजन के लिए समाचार कहें, इसका निर्माण होता है। इसमें निश्चित तौर पे दृश्य तत्व की प्रधानता होती है, उनका डोमिनेंस होता है। श्रव्य तत्व भी होता है, एक ढंग से पूरक के रूप में होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। तो मुख्यतः दो तत्व हो गए, दृश्य श्रव्य समाचार या वीडियो समाचार या टेलीविजन समाचार में दृश्य तत्व हो गए, श्रव्य तत्व हो गए।
जब हम श्रव्य तत्वों की बात करें, दृश्य तत्वों की बात करें, विजुअल एलिमेंट्स की यदि हम बात करते हैं कि ऑडियो विजुअल जो कंटेंट होता है, न्यूज़ कंटेंट होता है, जो ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य समाचार है, उसमें जो श्रव्य तत्व हैं, विजुअल एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं? तो पहला तो वीडियो फुटेज है, जो समाचार या जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित जो फुटेज है, जिसको शूट किया गया है कैमरे की मदद से, वो फुटेज एक महत्वपूर्ण दृश्य तत्व है समाचारों के केस में। दूसरा, जो फोटोग्राफ्स हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स जो हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। कई बार आप देखेंगे कि वीडियो समाचार में, टेलीविजन समाचार में उनका भी प्रयोग होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण दृश्य तत्व है वो ग्राफिक्स है, और ग्राफिक्स और एनिमेशंस का भी प्रयोग अलग अलग जगहों पे किया जाता है। और दृश्य तत्वों की अगर हम बात करें तो जो मुख्य घटनाएं होती हैं उसको जो रिपोर्टर हैं उनके साथ जो कैमरामैन होता है वो उनको शूट करता है और वो वीडियो फुटेज बनती हैं। और फोटोग्राफ्स जो हैं वो फोटोग्राफ्स हो सकते हैं कि फाइल फोटोग्राफ्स, आर्काइव्स के भी, अभिलेखागार से भी फोटोग्राफ्स लिए गए, या फिर अगर स्टिल फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हैं तो उनका भी इस्तेमाल होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि टेलीविजन या वीडियो एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो चीज़ों को दिखा के बताना यहाँ बहुत आवश्यक होता है। आप अखबार में आप एक रिपोर्टर किसी घटना को देखता है और उसको लिख सकता है, अगर फोटोग्राफ्स हैं तो बेहतर है, अगर नहीं भी हैं तो उसको लिख सकता है। लेकिन जो विजुअल मीडियम है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, वहां पे दृश्य श्रव्य माध्यम में ये हमेशा अच्छा माना जाता है कि आप घटनाओं को दिखाएं, आपके पास दृश्य तत्व होने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसका फुटेज, वीडियो फुटेज मिलना आसान नहीं होता है, संभव नहीं होता है। तो उन जगहों पे हम एनिमेशंस का प्रयोग करते हैं, ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं। कई बार आंकड़े दिखाने होते हैं, उसके लिए ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट के जितने भी आप समझिए कि पट्टियां चलती हैं अलग अलग प्रकार की किसी चैनल पे, वो सब एक तरह का ग्राफिक्स ही है, वो सब कुछ ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। तो ग्राफिक्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य तत्व है टेलीविजन समाचारों के संदर्भ में। अब हम श्रव्य तत्वों की बात करते हैं। जो ऑडियो एलिमेंट्स हैं उसमें मुख्यतः जो आवाज होती है, जैसे एंकर लिंक है, एंकर लिंक में एंकर स्टूडियो में होता है और वो बोलता है, ठीक है। तो वो जो बोलता है वो ऑडियो, वो श्रव्य तत्व है और वो लिखा जाता है, वो एंकर लिंक भी लिखा जाता है। दूसरा जो वॉइस ओवर है, पैकेज में आप देखेंगे कि विजुअल्स चल रहे हैं, वीडियो फुटेज चल रहा है या ग्राफिक्स चल रहा है, और उसके पीछे से एक उसको विस्तार से बताता हुआ एक ध्वनि चलती है, एक आवाज चलती है, जिसको हम वॉइस ओवर कहते हैं। तो वॉइस ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण श्रव्य तत्व है और उसको भी लिखा जाता है, उसको भी लिखना होता है। फिर रिपोर्टर्स वॉइस भी है श्रव्य तत्व में, पीटीसी या लाइव रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें जो है इसमें श्रव्य तत्व मौजूद होता है। जो रिपोर्टर की आवाज है, या फिर पैकेज में जो पीटीसी है, पीस टू कैमरा है, वहां रिपोर्टर की आवाज है, उसको भी लिखना होता है। लाइव रिपोर्टिंग को लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण श्रव्य तत्व है। बाइट में दृश्य भी होता है, और जो भी आपका एक्सपर्ट है, जो भी संबंधित व्यक्ति है जो उस समाचार से जुड़ा हुआ है, जिसकी हम बाइट लेते हैं, तो उनकी आवाज भी एक महत्वपूर्ण श्रव्य तत्व है। फिर जो हम कई प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसमें पैनल डिस्कशंस भी होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, वहां जो आपकी गेस्ट की आवाज है वो भी श्रव्य तत्व है। और साउंड इफेक्ट्स, ध्वनि प्रभावों का भी प्रयोग होने लगा है। अब एक वक्त था जब समाचार में किसी भी प्रकार के दृश्य प्रभाव और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करने की मनाही, उसको अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि ये सोचा जाता था कि समाचार वास्तविकता का प्रदर्शन है और कोई भी ऐसी चीज जो वास्तविक नहीं है उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन यदि आज आप देखें तो जब हम पैकेजिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आ गया है कि हम चीज़ों को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं, उसको आकर्षक बनाने की एक प्रतियोगिता चल पड़ी है। और इस प्रतियोगिता में अब दृश्य प्रभावों का भी प्रयोग होता है और ध्वनि प्रभावों का भी प्रयोग होता है। तो दृश्य प्रभाव जो है अब वो विजुअल्स में जाएंगे, और जो ध्वनि प्रभाव है वो जो हमारे श्रव्य तत्व हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। तो आप यदि आज के समय में यदि आप टेलीविजन समाचार को देखेंगे
देखेंगे तो आप बड़ी मात्रा में वहां पे दृश्य प्रभावों को भी देखेंगे और ध्वनि प्रभावों का भी प्रयोग होता हुआ देख पाएंगे। अब हम उन तत्वों की बात करेंगे जिनके लिए लेखन आवश्यक होता है टेलीविजन समाचार में या दृश्य श्रव्य समाचार सामग्री में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्वतः हैं, जहां लेखन की भूमिका नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि लाइव रिपोर्टिंग है, वहां लेखन की कोई भूमिका नहीं। जो परिचर्चा चल रही है, जो पैनल परिचर्चा है, वहां जो गेस्ट बोल रहे हैं, वहां लेखन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो स्वतः स्फूर्त है, वह उसी समय निर्धारित होता है, उसकी स्क्रिप्ट, उसका आलेख नहीं लिखा जाता। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिखी जाती हैं, जैसे एंकर लिंक। मैंने कहा कि एंकर लिंक वो हिस्सा है जो एंकर बोलता है स्टूडियो से और फिर स्टोरी को एक ढंग से वो उसका परिचय देता है और उसके बाद पूरा समाचार दिखाया जाता है। तो वो एंकर लिंक जो है वो लिखा जाता है और सामान्यतः कई बार एंकर लिंक एंकर खुद लिखते हैं और यदि वो उपलब्ध नहीं है, उनकी व्यस्तता अधिक है, तो और टेलीविजन समाचार चैनल में काम करने वाले अन्य लोग उसको लिखते हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर, अगर आप किसी भी न्यूज़ पैकेज को देखें तो उसमें आपको विजुअल्स दिखाई पड़ते हैं, जो वीडियो फुटेज हो सकते हैं, उसमें स्टिल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, साथ में ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। और उनको बताते हुए, उनको एक ढंग से उनका स्पष्टीकरण देते हुए, उनको और विस्तार से बताते हुए जो वॉइस ओवर चलता है, वो एक श्रव्य तत्व है, उसको लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वॉइस ओवर जब हम लिखते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद पीस टू कैमरा है। मुख्य रूप से पीस टू कैमरा वो हिस्सा है जहां रिपोर्टर कैमरे के आगे प्रकट रहता है, वो दिखाई पड़ता है। सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो पैकेज के अंत में जब उस न्यूज़ पैकेज को कंक्लूड करना होता है, उसको समाप्त करना होता है, तो वहां आपको रिपोर्टर कैमरे के सामने आता है और पीटीसी करता है। उसको जनरली एंड पीटीसी बोलते हैं। ठीक, उसकी उपयोगिता होती है कि वो यह साबित करना चाहता है कि वो जहां पे ये घटना हुई है वहां पे उपलब्ध है, क्योंकि जब उस घटना स्थल से वो अपनी पीटीसी करता है तो जो दर्शक हैं उनके अंदर ये विश्वास जमता है, उस खबर की विश्वसनीयता बढ़ती है कि रिपोर्टर घटना स्थल पे खुद मौजूद है। तो पीटीसी के लिए सामान्यतः जब हम बैकग्राउंड लेते हैं तो हम इस ढंग के बैकग्राउंड को हमें लेना चाहिए जिससे यह साबित हो कि एज ए रिपोर्टर के रूप में आप घटना स्थल पे मौजूद हैं। ठीक, तो पीटीसी को भी लिखना होता है, रिपोर्टर खुद लिखता है उसको। और ये एंड पीटीसी है। कई बार जब पैकेज बहुत लंबा है तो स्टार्टिंग पीटीसी भी हो सकते हैं, मिड पीटीसी भी हो सकता है, एंड पीटीसी भी हो सकता है। स्टार्टिंग पीटीसी जो शुरुआत में जो पीटीसी हो रही है, मिड पीटीसी जो पैकेज के मध्य भाग में अगर कोई पीटीसी हो रही है, और एंड पीटीसी यानी न्यूज पैकेज के अंत में जो पीटीसी हो रही है वो एंड पीटीसी है। जो लोकप्रिय है पीटीसी के नाम पे वो सामान्यतः एंड पीटीसी है, लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे तो वो भी कम होता जा रहा है। पैकेज का जो स्वरूप है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारा हाइब्रिड प्रोग्राम फॉर्मेट सब निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी पैकेज आज भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। उनकी एक वक्त था जब टेलीविजन समाचार चैनलों के लिए जो पैकेज हुआ करता था उसको माना जाता था कि वो 90 सेकंड से अधिक न जाए। 60 सेकंड से 90 सेकंड तक के पैकेज जो है वो आदर्श माने जाते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही है। आप बहुत लंबे पैकेजेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स में बहुत सारी आप देखेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी चलती है। न्यूज़ का जो टिकर होता है, जो जिसको क्रॉलर भी आप बोल सकते हैं, जो नीचे बिल्कुल लास्ट में वो मूव करता रहता है, चलता रहता है, उसके लिए भी लिखना होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ पे भी टेक्स्ट होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए भी लिखना होता है, टिकर के लिए भी लिखना होता है, और जो दूसरे कई ग्राफिक प्लेट्स का इस्तेमाल होता है उन सब के लिए भी आपको लिखना होता है। उस पर टेक्स्ट होता है और उसको लिखा जाता है। तो इन चीज़ों में लेखन का प्रयोग होता है। टेलीविजन समाचारों के लिए यदि हम लेखन की चर्चा करते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम ये समझें कि टेलीविजन समाचार में कितने तरीके के कार्यक्रम प्रारूप उपयोग में लाए जा रहे हैं, यानी कितने प्रोग्राम फॉर्मेट्स हैं टेलीविजन न्यूज चैनल्स में जिनका प्रयोग किया जा रहा है।
तो यहाँ हम कुछ जो प्रमुख फॉर्मेट हैं, जो प्रमुख कार्यक्रम प्रारूप हैं, उनको हम देखते हैं। एंकर विजुअल है। एंकर विजुअल का अर्थ है कि एंकर बोल रहा है स्टूडियो से और साथ में विजुअल्स चल रहे हैं। ये पूरा पैकेज नहीं होता जहां वॉइस ओवर हो या बाकी चीजें हो। एंकर बोल रहा है, विजुअल चल रहा है और वो खबर समाप्त हो गई। तो ये जो छोटी अवधि की खबरें आप देखेंगे, वहां पे एंकर विजुअल का आप प्रयोग देखेंगे। आजकल आप देखते होंगे, यदि आप गौर करेंगे तो बहुत सारे फास्ट बुलेटिन्स अब आ गए हैं, 10 मिनट में 100 खबरें। ठीक है, इस ढंग के बुलेटिन्स आपको बहुत मिलेंगे जहां बहुत तेजी से खबरें प्रस्तुत की जाती हैं, बहुत कम समय में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खबरें प्रस्तुत की जाती हैं। पूरे देश से लगभग उन खबरों को लिया जाता है। उसमें आप देखेंगे तो एंकर विजुअल जो कार्यक्रम प्रारूप है, क्योंकि पैकेज के लिए समय नहीं होता, पैकेज तो खुद मान लीजिए कि 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक का पैकेज, अगर आदर्श पैकेज की भी हम बात करें तो वो भी बहुत सारा समय ले लेगा। आपको 10 मिनट में 100 खबरें देनी है। तो मुख्यतः जो कार्यक्रम प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, वहां आप देखेंगे कि एंकर विजुअल है। एंकर बोल रहा है, विजुअल चला, खबर समाप्त। दूसरी खबर आ गई, एंकर बोल रहा है, संबंधित विजुअल चल रहा है, खबर समाप्त। ठीक है। और कई जगह आप देखेंगे कि बहुत छोटे से विंडो में विजुअल्स और एंकर दोनों विंडो शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एंकर बोल के जब चला गया है तब फिर विजुअल का फुटेज का विंडो आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि एक छोटे विंडो में एंकर खबरें बोल रहा है और साथ ही स्क्रीन पे विजुअल्स चल रहे हैं। तो ये एंकर विजुअल कार्यक्रम का प्रारूप है। दूसरा एंकर ग्राफिक्स है। एंकर ग्राफिक्स और एंकर विजुअल में बस ये फर्क है कि वहां पे एक्चुअल वीडियो फुटेज होती है, यहां पे ग्राफिक्स होते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें हों जिनके विजुअल्स नहीं उपलब्ध हो, या कोई खबर हो जो कुछ आंकड़ों पे आधारित हो, तो उन जगहों पे एंकर खबरें बताता है और संबंधित ग्राफिक्स जो है वो स्क्रीन पे चलती हैं। तो इस फॉर्मेट को हम एंकर ग्राफिक्स फॉर्मेट बोलते हैं। फिर जो तीसरा फॉर्मेट है, जो कि आप एक ढंग से पूरा आप उसको माने, वो न्यूज़ पैकेज है। न्यूज़ पैकेज में एंकर लिंक भी होता है, वॉइस ओवर भी होता है, विजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, बाइट्स भी हो सकती हैं, और वीओज भी हो सकते हैं, और बाइट्स भी हो सकती हैं, और अंत में आपको पीटीसी भी हो सकता है। तो ये एक कंप्लीट, जिसको आप कहें कि पूरा न्यूज़ पैकेज इस तरीके का होता है। फिर न्यूज़ फीचर है जो कि लंबा होता है, ठीक, और खासकर वो हार्ड न्यूज़ नहीं होता। हार्ड न्यूज़ से संबंधित जो अलग अलग आयाम है खबरों के, उस पे हम न्यूज़ फीचर बनाते हैं। फिर न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेट है जो कि लंबा होता है, न्यूज़ फीचर की तरह ये एक लंबा होता है। और इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, विजुअल्स हो सकते हैं, कई बार पीटीसी हो सकती है, मतलब कि जो रिपोर्टर है वो कई बार दिखाई पड़ सकता है कैमरे के सामने। कंक्लूड करते हैं हम, और इस ढंग से हम एक न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। डॉक्यू ड्रामा भी एक टेलीविज़न का फॉर्मेट है, टेलीविज़न न्यूज़ का फॉर्मेट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप अपराध की खबरें ले लें, तो अपराध, बहुत सारे अपराध पे जो आधारित खबरों के बुलेटिन्स बहुत ही लोकप्रिय हैं, और उनमें अपराध जो होते हैं देश में, उन अपराधों पर आधारित समाचार दिखाए जाते हैं। और अपराध होते समय अपराध का विजुअल मिल पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल कई मामलों में चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो कई अपराध के विजुअल्स प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अपराधों के विजुअल्स प्राप्त होना आसान नहीं होता। तो दर्शकों का इंटरेस्ट बना रहा है, रुचि बना रहा है। अगर आप उसको केवल टेक्स्ट में या ग्राफिक्स या एनिमेशन की सहायता से प्रस्तुत कर देंगे तो शायद वह उतना रुचिकर और आकर्षक नहीं होगा। इसलिए उन घटनाओं को रिक्रिएट करते हैं, फिर से पैदा करते हैं, फिर से घटाते हैं। तो वो कैसे हो सकता है? वो नाटक के तौर पे हो सकता है। हम कैरेक्टर्स लेते हैं, इसमें जो पात्र होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वो कोई काल्पनिक पात्र नहीं होते, लेकिन उनकी भूमिका निभाने वाले लोग होते हैं। तो ये एक ढंग से मिश्रण है ड्रामा का और न्यूज़ का। डॉक्यूमेंट्री मीन्स जो कि बिल्कुल फैक्चुअल हो, जो वास्तविकता पे आधारित हो। तो घटनाएं वास्तविक हैं, पात्र वास्तविक हैं, लेकिन पात्र जो हैं
वो वही व्यक्ति नहीं है, दूसरे व्यक्ति उस भूमिका को निभा रहे हैं ताकि उस घटना को फिर से रिक्रिएट किया जाए, फिर से पैदा किया जाए, फिर से उसकी छवि उत्पन्न की जाए। और इस फॉर्मेट को हम डॉक्यू ड्रामा कहते हैं और इसका प्रयोग खूब हो रहा है। विशेष रूप से जब आप अपराध की खबरों को लेंगे और अपराध बुलेटिन को लेंगे तो वहां पे इनका प्रयोग काफी हो रहा है। इसके अतिरिक्त डिबेट डिस्कशन है। हम सब को पता है कि डिबेट डिस्कशन एक बहुत ही परिचर्चाएं जो होती हैं, बहस परिचर्चाएं जो होती हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम का प्रारूप है। और इंटरव्यू बेस्ड कई सारे कार्यक्रम प्रारूप हैं। इंटरव्यूज भी कार्यक्रम का एक प्रारूप है टेलीविजन कार्यक्रम का। इंटरव्यू कार्यक्रम में भी बहुत सारे इनोवेशंस और रचनात्मकता दिखाई जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि थर्ड डिग्री जैसे शोज हैं जहां एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है और कई सारे साक्षात्कार लेने वाले होते हैं। देने वाला एक है, कई सारे साक्षात्कारकर्ता बैठे होते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारे कार्यक्रम प्रारूप हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विराम लेंगे और उस विराम के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। टेलीविजन के लिए लेखन के दूसरे आयामों पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। We welcome you to join the bouquet of programs offered by the School of Humanities, the Indira Gandhi National Open University, New Delhi. The Indira Gandhi National Open University, New Delhi is a mega university today. It was created by an Act of Parliament in 1985. It is the world's largest university with an enrollment of about 3.5 million current students and 3.2 million alumni. Ignou has also been accorded the highest grade of academic excellence, A++, by the National Assessment and Accreditation Council, or the NAC. Now, during your time at Ignou as a learner, we will help you complete your program of study with world-class printed materials, audio and video programs. We have more than 35,000 academic counselors who will guide you till you complete your program of study. We also provide live interaction with your teachers at the headquarters via teleconferencing mode and live interactive radio counseling besides this, supported by regular TV and radio broadcasts. The School of Humanities was created in 1988, and we welcome you warmly to join any of our programs of study. Ignou degrees, diplomas, पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं टेलीविज़न समाचार के लिए लेखन, और पिछले सत्र में हमने इसके कई आयामों पर चर्चा की, कार्यक्रम प्रारूपों पर चर्चा की, टेलीविज़न के विभिन्न तत्वों पर चर्चा की, उन तत्वों पर चर्चा की जिनके लिए लेखन आवश्यक है। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब लेखन के दौरान, जब हम टेलीविज़न समाचारों के लिए लेखन कर रहे हैं, उस दौरान हमें किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, उनकी हम चर्चा करेंगे। जब हम
दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए लिखते हैं, चाहे वो टेलीविजन के लिए हो, चाहे ऑनलाइन के लिए हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हो, अगर माध्यम हमारा दृश्य श्रव्य है तो उसके लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो ये है कि यदि आप दिखा सकते हैं तो आप बोले नहीं, दिखाने का प्रयास करें। यदि आप नहीं दिखा सकते हैं तो आप बोलें, लेकिन कम से कम दिखाएं और बोलें अवश्य। अर्थात इसका अर्थ है कि अधिकतम चीजों को जब हम दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए लिखने बैठते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं या कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अधिकतम चीजों को दिखाया जाए। यदि संभव है दिखा पाना अधिकतम चीजों को, तो हम उसको दिखाएं। जिन चीजों को हम दिखा सकते हैं उनको दिखाएं। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनको दिखा नहीं सकते, जो हम दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट नहीं हो रही हैं, तो उनको बताएं, बोल के बताएं। लेकिन दिखाने और बताने के अतिरिक्त कोई चीज छूटे ना, यानी कोई भी सूचना वेग न रह जाए, बिना बताए न रह जाए, अस्पष्ट नहीं रह जाए। तो दिखा के और बता के, पहली प्राथमिकता अधिकतम चीजों को दिखाने की है, दूसरी प्राथमिकता बोलने की है, बताने की है। ठीक, तो दिखाना महत्वपूर्ण है, विजुअल महत्वपूर्ण है, और जो बताने की प्रक्रिया है, जो ऑडियो है, वो उसका पूरक है, क्योंकि सूचनाएं अस्पष्ट नहीं रहनी चाहिए। हमारे दर्शकों के मस्तिष्क में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि यदि आप दिखा रहे हैं कि एक पूल है जिसमें बच्चे कूद रहे हैं, नहा रहे हैं गर्मी के समय में, तो ये जो दृश्य है ये बता रहा है कि एक पूल है और बच्चे उसमें कूद के नहा रहे हैं। लेकिन यह दृश्य अगर यह नहीं बता पा रहा है कि ये बच्चे कौन है, ये पूल कहाँ पे है और ये क्यों इसमें नहा रहे हैं, उसका संदर्भ क्या है, अगर दृश्य इन चीजों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तब ये आवश्यक है कि हम इन चीजों को बोलकर बताएं। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि बोलकर उन्हीं चीजों को बताना है जिनको दृश्य स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आप बोलकर यह मत बताइए कि बच्चे पूल में कूद रहे हैं, क्योंकि वो दृश्य बता रहा है कि बच्चे पूल में कूद रहे हैं। वो पूल कहाँ है, ये बच्चे कौन से हैं और पूल में क्यों कूद रहे हैं, ये चीजें बोल के बताने के लिए आवश्यक है, क्योंकि दृश्य इसको स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो जो मूल सिद्धांत है दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए, लेखन के लिए, चाहे टेलीविजन के लिए हम बात कर लें कि समाचार लेखन के लिए, वो यह है कि अधिकतम चीजों को जहां तक संभव हो हम दिखाकर बताएं, और जिन चीजों को, जो सूचनाएं दृश्य से नहीं दी जा सकती हैं, उनको हम बोलकर बताएं। अब एक समाचार पैकेज की पूरी संरचना में जो मुख्य तत्व हैं, अगर उनको हम देखें तो हम पाते हैं कि एंकर लिंक है। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है एंकर लिंक। इसमें विजुअल क्या होता है, विजुअल स्टूडियो से होता है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो से होता है, जहां पे जो एंकर है वो उस खबर की, उस पैकेज की प्रारंभिक सूचना को देता है। ठीक है, दूसरा जो तत्व है वो वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर कई हो सकते हैं पैकेज में, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो वॉइस ओवर जो है वो जो फुटेज, वीडियो फुटेज चल रहा है या जो ग्राफिक्स संबंधित खबर से चल रही है, उसमें जो सूचनाएं स्पष्ट तौर पे नहीं आ पा रही हैं, उनको और स्पष्टीकरण देने के लिए, उनमें सूचनाओं को जोड़ने के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल होता है। जो बाइट है, किसी भी खबर से संबंधित जो लोग हैं, मान लीजिए कि कोई अपराध की खबर है, तो अपराध की खबर से संबंधित लोग कौन से हो सकते हैं? एक व्यक्ति हो सकता है जो कि अपराध का शिकार हुआ हो, या उसके परिवार वाले हो सकते हैं। दूसरा ये वह भी हो सकता है जिस पे अपराध का आरोप लगा हो। तीसरा जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो संबंधित अधिकारी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी जांच करे, वो व्यक्ति हो सकता है, पुलिस का अधिकारी हो सकता है। या चश्मदीद गवाह जो हैं, जिन्होंने उस घटना को होते हुए देखा है, वो लोग हो सकते हैं। तो ऐसे किसी भी खबर से संबंधित लोगों का हम
मुख्य रूप से एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और उस साक्षात्कार का एक छोटा सा प्रासंगिक हिस्सा हम बाइट के तौर पे उसका प्रयोग न्यूज़ पैकेज में करते हैं। तो बाइट भी कई हो सकते हैं, वो निर्भर करता है कि हमारा कितना लंबा पैकेज है और उस पैकेज के के अंदर जो समाचार है उसके अनुसार कितने लोगों की बाइट बिल्कुल आवश्यक है, तो उतने लोगों की बाइट हम उसमें समाहित करते हैं। फिर विजुअल वॉइस ओवर दूसरा भी हो सकता है, वॉइस ओवर तीसरा भी हो सकता है, और फिर पीटीसी जिसकी चर्चा मैंने की कि पीस टू कैमरा, जो कि रिपोर्टर सामान्यतः पैकेज को अंत में एक जो सारांश उसका दे के उसको समाप्त करता है, वो पीटीसी होता है। तो ये तत्व पैकेज के होते हैं। अब हम अगर न्यूज़ पैकेज या समाचार पैकेज या समाचार टेलीविज़न के लिए जब हम लिखने की बात करते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं, जैसे पीपीएफ एक स्टाइल, एक विधि है पीपीएफ। पी का अर्थ है प्रेजेंट, दूसरे पी का अर्थ है पास्ट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, दूसरे पी का अर्थ है पास्ट यानी भूतकाल, और एफ का अर्थ है फ्यूचर। तो जब हम पैकेज लिखते हैं, समाचार पैकेज को लिखते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इस श्रृंखला को, इस सीक्वेंस को हमें अपनाना होता है। यानी सबसे पहले हम प्रेजेंट अर्थात वर्तमान की बात करते हैं, फिर हम पास्ट की बात करते हैं यानी वर्तमान में जो ये घटना हुई है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि कोई भी घटना सामान्यतः बिना पृष्ठभूमि के नहीं होती, और यदि हम पृष्ठभूमि की चर्चा नहीं करते हैं तो दर्शक उसके सही संदर्भ को नहीं समझ पाएगा और घटना के बारे में सही जानकारी उसको नहीं मिल पाएगी। तो जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, वो बहुत आवश्यक है और सबसे पहला अधिकार है उसका समाचार पैकेज में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि न्यूज़ या समाचार जो है वो ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। तो जो एंकर लिंक है और VO1 सामान्यतः जो होता है वो प्रेजेंट के बारे में, जो वर्तमान है उसके बारे में बताता है। फिर जब VO2 पे हम आते हैं तो वो एक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड उस घटना का जो है उसको देता है, ठीक। और फिर तीसरा जो है वो फ्यूचर, कि क्या आगे संभावनाएं हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, इस घटना का क्या प्रभाव हो सकता है, ठीक है। इन सबको हम वॉइस ओवर 3 या फिर जब रिपोर्टर पीटीसी करता है उसमें उसको समाहित करता है। तो जब भी आप न्यूज़ पैकेज लिखें, जब भी आप समाचार पैकेज टेलीविजन या ऑडियो विजुअल माध्यमों के लिए लिख रहे हैं, तो इस पीपीएफ सिद्धांत को जरूर ध्यान में रखें। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान में जो घटना हुई है वो सबसे पहले, बीच में जो उसकी पृष्ठभूमि रही है, और पृष्ठभूमि हमेशा से क्या होगी, भूतकाल की घटना होगी, पास्ट की घटना होगी, उसको डालना है। और फ्यूचर में इस घटना के क्या सीक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं और क्या नतीजे हो सकते हैं, उनकी चर्चा हम वॉइस ओवर 3 में कर सकते हैं, या रिपोर्टर जब पीटीसी करता है तो उसमें कर सकता है। तो ये पीपीएफ स्टाइल है, पीपीएफ शैली है। अब कुछ और जब हम आलेख लिखते हैं, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं टेलीविजन समाचार का, तो कुछ चीज़ों, जो दो मुख्य आप कहें कि विधियां हैं, वो एक G2G है और दूसरा P2G है। G2G का अर्थ है जनरल टू जनरल, और P2G का अर्थ है पर्टिकुलर टू जनरल। जनरल टू जनरल यानी सामान्य से सामान्य, ठीक है। पर्टिकुलर टू जनरल का अर्थ हुआ कि खास से सामान्य। तो ये दो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं जो जिनका हम प्रयोग स्क्रिप्ट में हम करते हैं। इन दोनों को मैं स्पष्ट कर दूं आपके लिए कि सामान्य से सामान्य एक ढंग से एक फ्लैट टेलीविजन स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए, कुछ ऐसी नीति बनाई है जिसके कारण जो होम लोन की दरें थी, ठीक है, घर बनाने के लिए जो हम बैंकों से ऋण लिया करते थे, उसकी जो दरें थी उसमें कमी आई है, ठीक। तो ये एक समाचार है, निश्चित तौर पे एक समाचार है। आप इसको सामान्य तरीके से लिख सकते हैं G2G फॉर्मेट में कि सरकार ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के बारे में आप बताएंगे।
फिर आप वॉइस ओवर में कुछ विजुअल्स दिखा सकते हैं, बाइट आप दिखा सकते हैं, किसी मंत्री का बाइट दिखा सकते हैं या किसी संबंधित अधिकारी की बाइट दिखा सकते हैं। फिर आप दूसरा वॉइस ओवर लिखेंगे कि क्या प्रक्रिया थी, क्यों हुआ, कब से इस पे किन लोगों ने मांग की थी, क्या इसकी मांग थी या देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए या बेहतर करने के लिए इसकी आवश्यकता थी या किसी समिति की अनुशंसा थी। तो वो जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि आप वॉइस ओवर 2 में देंगे। आम लोगों की प्रतिक्रिया भी उस पर ले सकते हैं, बैंक अधिकारियों की बाइट्स भी लगा सकते हैं, फिर रिपोर्टर उसको पीटीसी कर देगा। तो ये जो शैली है ये G2G फॉर्मेट है, यानी सामान्य से सामान्य, जनरल टू जनरल। लेकिन जब आप इसी खबर को P2G फॉर्मेट में लिखेंगे, पर्टिकुलर टू जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे, तब तरीका अलग हो जाएगा। तब आप एक व्यक्ति लेंगे, एक केस लेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक श्रीमान दिनेश राम जी को लेते हैं। दिनेश राम जी एक व्यक्ति हैं और वो सरकारी कर्मचारी हैं और वो बहुत दिनों से घर लेने की सोच रहे थे। आपने उस व्यक्ति को लिया एज ए केस और आपने अपनी स्टोरी, अपना पैकेज उस पर्टिकुलर, उस खास व्यक्ति से शुरू किया कि जो श्रीमान दिनेश राम, श्री दिनेश राम जी जो हैं, उनके लिए वो बहुत दिनों से घर का सपना देख रहे थे। उनके लिए अब एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है कि अब उनके घर का सपना, घर लेने का सपना ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि जो गृह ऋण है, जो होम लोन है, उनकी जो दरें हैं वो कम हो गई है। ठीक है, तो आपने जो एक उदाहरण लिया वो श्री दिनेश राम जी का लिया, ठीक, और फिर आप अगले वॉइस ओवर में आते हैं कि ये खुशखबरी केवल दिनेश राम जी के लिए नहीं है। दिनेश राम जी जैसे लाखों लोग जो घर का सपना देख रहे थे या घर लेने की सोच रहे थे, उनके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि जो गृह ऋण है, जो होम लोन है, उसकी दरों में कमी आई है। और वो कमी फिर किस कारण से आई है और इससे किनको फायदा होगा, ये पूरी एक कहानी का सीक्वेंस चलेगा। आप बाइट्स में दिनेश राम जी का ले सकते हैं, विजुअल्स में पहले उनके घर का ले सकते हैं, बाइट में उनकी ले सकते हैं, बाइट में फिर बाकी लोगों की ले सकते हैं। ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं P2G फॉर्मेट, यानी खास से आम तक। आप एक खास व्यक्ति की कहानी से अपने समाचार पैकेज को शुरू करते हैं और फिर आप बताते हैं कि ये केवल इनकी कहानी नहीं है, खुशखबरी केवल इनके लिए नहीं है, इनके जैसे लाखों लोग, अन्य लोगों के लिए भी है जो घर लेने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि गृह ऋण की दरों में कमी आई है। ठीक, तो ये जो तरीका है इसको P2G फॉर्मेट बोलते हैं और ये तरीका बड़ा आकर्षक होता है। ये दर्शकों से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे ये एक सकारात्मक न्यूज़ है, जैसे ही आप ये स्टोरी दिखाएंगे कि क्या आप भी दिनेश राम जी जैसा घर लेने का सपना देख रहे थे, तो जितने लोग गृह ऋण लेने की सोच रहे थे, होम लोन लेने की सोच रहे थे, वो आपकी खबर से कनेक्ट हो पाएंगे। और ये एक इकोनॉमिक्स की खबर है, आर्थिक खबर है, उसको आर्थिक खबरें सामान्यतः नीरस मानी जाती हैं, लेकिन उसको आकर्षक तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए ताकि आप दर्शकों से जुड़ सकें, वो भी बहुत वो P2G फॉर्मेट में होता है। कई बार अपराध की जो खबरें हैं, मान लीजिए कि किसी कॉलेज जाने वाली किसी छात्रा के साथ कोई आपराधिक घटना होती है, तो आप देखते होंगे कि कई चैनल उस कहानी को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, P2G फॉर्मेट में प्रस्तुत करते हैं और इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जो आपको, जिन लोगों के घर में कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, जिनकी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सब कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि चिंता शेयर करते हैं। तो ये एक तरीका होता है खबरों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने का, इस तरीके से प्रस्तुत करने का ताकि दर्शक उस खबर से जुड़ पाए, जुड़ाव महसूस कर पाए, उनको लगे कि ये तो कुछ ऐसी घटना है जो उनके बहुत काम की है और उनके जीवन से संबंधित है, तभी वो आपकी स्टोरी पर, आपके समाचार पे रुकेंगे। नहीं तो हम सबको पता है कि दर्शकों के हाथ में रिमोट होता है, वो चैनल बदल लेते हैं। ठीक, तो ये P2G फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल मुख्यतः समाचारों को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए होता है और आर्थिक खबरों में जो खबरें सामान्यतः नीरस होती हैं, उन खबरों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है।
अब हम कुछ जो बहुत ही मूलभूत चीज़ें हैं टेलीविज़न समाचार लेखन में, टेलीविज़न के समाचारों के लिए लेखन में, उन नियमों को हम देख लें कि 5 W और 1 H, ये हम सब ने पढ़ा है। आप जानते होंगे कि कोई भी खबर, किसी भी माध्यम के लिए अगर आप खबर लिखते हैं तो उसमें 5 W, ठीक है, और 1 H का आंसर देना होता है, उत्तर देना होता है। तो यह नियम सभी प्रकार के समाचारों के लिए, चाहे समाचार आप समाचार पत्रों के लिए लिख रहे हो, टेलीविजन के लिए लिख रहे हो, रेडियो के लिए लिख रहे हो, ऑनलाइन के लिए लिख रहे हो, आपके लेखन में उन 5 W और 1 H के उत्तर होने चाहिए, यह आवश्यक है। दूसरा है कि टेलीविजन विजुअल माध्यम है, तो आपका लेखन ऐसा होना चाहिए कि वो दर्शकों की आंखों को आकर्षित कर सके, यानी दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सके, दर्शक उस खबर पर रुके, उस खबर पर जाएं, यह बहुत आवश्यक है। और यदि यह आप कर पाते हैं तो आप एक बेहतर टेलीविजन समाचार लेखक माने जाते हैं, ठीक है। फिर जैसा मैंने अभी अभी कहा था कि आप जब समाचार लिखना शुरू करते हैं, पैकेज को लिखना शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजों से उसको शुरू कीजिए, उसका प्रारंभ कीजिए, ताकि दर्शक आपसे जुड़ाव महसूस कर सके, उस खबर से जुड़ाव महसूस कर सके। जैसा मैंने आपको कहा, एक अपराध की खबर के बारे में भी बताया और गृह ऋण के बारे में भी बताया कि यदि उस खबर की शुरुआत इस ढंग से की जाती है कि क्या आप भी गृह श्री दिनेश राम की तरह होम लोन लेना चाहते हैं, या क्या आपके घर में भी कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, ठीक है, तो यह खबर आपके लिए है। इस ढंग की चीज अगर आप दर्शकों में डाल पाते हैं तो खबर की शुरुआत से ही वो आपसे कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और पूरी खबर को देखते हैं, क्योंकि उनको यह महसूस होता है, आपको अपने लेखन के द्वारा उनको यह महसूस कराना है कि यह खबर आपके लिए आवश्यक है, आपको इसको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो आपका लेखन टेलीविजन समाचार के लिए जब हम लिखते हैं तो पैकेज को हम इस ढंग से शुरू करें ताकि हम दर्शकों के साथ जुड़ सकें, यह बहुत आवश्यक है। एक जो बहुत ही मूलभूत सिद्धांत आप मान लें जो टेलीविजन लेखन का है, विशेष रूप से जब हम पैकेज लिखते हैं, कि आपको अपना पैकेज आपके पास उस समाचार से संबंधित जो सबसे अच्छा विजुअल है, दृश्य है, उसके साथ शुरू करना चाहिए, और उसको एंड जो करना है आपको, वो दूसरा सबसे अच्छा विजुअल जो है उसके साथ आप उसको एंड करें। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि आप यदि सबसे आकर्षक विजुअल्स के साथ, दृश्यों के साथ आप अपने समाचार पैकेज को शुरू करेंगे तो आप दर्शकों को रोक पाएंगे उस समाचार पर, ठीक। और यदि आप दूसरा सबसे बेहतर जो आपके पास विजुअल्स है उसके साथ अपने पैकेज को समाप्त करते हैं तो आप अपने दर्शकों पर उस खास समाचार पैकेज का प्रभाव लंबे समय तक रख पाएंगे। तो यह एक सामान्य सिद्धांत है कि एक समाचार पैकेज जो आप लिख रहे हैं तो आप उनके विजुअल्स को देखिए। लिखने से पहले हमें विजुअल्स को देखना होता है। आप उन विजुअल्स को देखिए और आप अपना पैकेज जब लिख रहे हैं तो इस ढंग से लिखिए कि सबसे जो बेस्ट विजुअल है वो सबसे पहले उससे आप ओपन करें अपने पैकेज को, ठीक है। और फिर आपका लेखन ऐसा होना चाहिए कि सबसे अंत में जब आप अपने पैकेज को बंद कर रहे हैं उस समय दूसरा सबसे बेहतरीन जो आपके पास दृश्य है उस समाचार से संबंधित, उससे उसको समाप्त करें। तो दर्शकों को आप बांध भी पाएंगे, समाचार पे रोक भी पाएंगे, और उस समाचार पैकेज का प्रभाव लंबे समय पर तक दर्शकों पर रहे, इसका भी आप इसमें भी आप सफल हो पाएंगे। एक जो भाषा से संबंधित है कि आपको अपने जो शब्दों का जो आप चयन करते हैं वो बिल्कुल बोलचाल की भाषा के शब्दों का चयन आपको करना है, और आप वाक्यों को बहुत ही सरल और छोटा रखें, क्योंकि
टेलीविजन या दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो एक प्रवाह के साथ सूचनाएं प्रवाहित होती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती है। एक भी शब्द अगर क्लिष्ट है, एक भी वाक्य की संरचना अगर ऐसी है कि दर्शकों को समझने में समस्या आ रही है, तो वो जब तक सोचेगा तब तक बाकी अन्य सूचनाएं प्रवाहित होती रहेंगी, और वो अगर वहां अटक गया तो न वो उसको समझ पाएगा, और उसके बाद जो लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं उन सूचनाओं से भी वो हाथ धो बैठेगा, वो उनको नहीं पता चल पाएंगी। इसलिए चाहे वो रेडियो हो या टेलीविजन हो, जहां सूचनाएं प्रवाह के रूप में आती हैं, अब तो ठीक है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप ये जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी सुविधाएं कि आप उसको पॉज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं तब भी उसको रोक सकते हैं। लेकिन इस ढंग से रुक कर दृश्य शब्द सामग्री या श्रव्य सामग्री नहीं देखी जाती और न सुनी जाती है, वो एक प्रवाह में ही देखी और सुनी जाती है। तो इसलिए शब्दों का चयन ऐसा हो कि शब्द बहुत ही सामान्य बोलचाल की भाषा के हों, वाक्य की संरचना बहुत ही सरल हो, छोटे वाक्य हों, कोई दुविधा, कोई भ्रम उत्पन्न होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस ढंग की भाषा आपको लिखनी है। लंबे और मिश्रित वाक्यों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए जब आप लिखते हैं, ठीक है। एक सूचना के लिए एक वाक्य का प्रयोग कीजिए, एक वाक्य में दो सूचनाएं समाहित करने का प्रयास मत कीजिए। उसी से वाक्य मिश्रित होते हैं, लंबे होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। तो एक वाक्य में एक सूचना, एक वाक्य में दो सूचनाओं का समायोजन नहीं होना चाहिए आप जब लिख रहे हो तो, ठीक है। हमेशा कर्तृवाच्य का प्रयोग कीजिए, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, क्योंकि कर्मवाच्य से संबंधित जो वाक्य होते हैं वो बहुत तरीके के भ्रम पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे आप देखेंगे कि वो अस्पष्ट हो जाते हैं, और अगर उसमें पॉज या विराम गलत लग गया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा कर्तृवाच्य का प्रयोग कीजिए, कर्तृवाच्य के वाक्यों का प्रयोग कीजिए, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आपको आंकड़े देने आवश्यक हो खबर में, जब आप आंकड़े दे रहे हों, चाहे वो वॉइस ओवर में दे रहे हों या एंकर लिंक में दे रहे हों, तो बहुत सारे आंकड़े वॉइस ओवर में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आंकड़े ज्यादा हैं खबरों में तो उसके लिए ग्राफिक्स का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वॉइस ओवर में जो आंकड़े दिए जाएंगे वो दर्शकों को याद नहीं रहेंगे। अगर आंकड़े आवश्यक है खबरों के लिए तो आप ग्राफिक्स के तौर पे अगर आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे तो वो दर्शकों के मस्तिष्क में लंबे समय तक उनको याद रहेंगे और उनको समझ में भी वो आसानी से आएगा। जहां आंकड़ों का इस्तेमाल कुछ सीमित मात्रा में, कुछ आंकड़े देने हैं जो वॉइस ओवर में आवश्यक है या एंकर लिंक में आवश्यक है, तो जहां तक संभव हो उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 1,98,937 है तो इसको आप लगभग 2 लाख कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि लगभग 2 लाख के आसपास। अगर मान लीजिए किसी कंपनी को इतना घाटा हुआ है, ठीक है, या किसी संस्था ने इतना लाभ कमाया है, तो 1,98,937 की जगह आप बोल सकते हैं कि लगभग 2 लाख का उनको मुनाफा हुआ है, ठीक है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं, कई समाचार ऐसे होते हैं जहां आंकड़ों का बिल्कुल उपयुक्त और सही होना आवश्यक है, वहां हमें लगभग में नहीं जाना चाहिए। अब स्कोर है, क्रिकेट का स्कोर है या फुटबॉल के गोल का स्कोर है या किसी दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है, लोग घायल हुए हैं, तो इन मामलों में आप उसको लगभग में बढ़ा या घटा के आपको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट और सटीक जो आंकड़े उपलब्ध हो वही देना चाहिए। वॉइस ओवर जब हम लिखते हैं तो जो एक सामान्य हमारे छात्र छात्राएं जो गलती करते हैं, वो जिसकी थोड़ी चर्चा मैंने पहले भी की थी, कि जो इंफॉर्मेशन आपका विजुअल या दृश्य दे रहा है
उसको वॉइस ओवर में फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अखबार में स्पेस, स्थान का महत्व होता है, वैसे ही टेलीविजन में समय सीमा का महत्व होता है। तो जो सूचना ऑलरेडी पहले से ही जो हमारे दृश्य है वो दे रहे हैं, उनको फिर से वॉइस ओवर में लिख के देने की आवश्यकता नहीं है। वॉइस ओवर में आप सूचनाओं को जोड़िए, वॉइस ओवर में आप ऐसी सूचनाएं दीजिए जो सूचनाएं आपका दृश्य नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कुछ आदिवासी महिलाओं से मिल रहे हैं जो अपने पारंपरिक वेशभूषा में दिख रही हैं, तो ये दृश्य यदि बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की जो अपने पारंपरिक वेशभूषा में थी, तो इसको वॉइस ओवर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। वॉइस ओवर में ये सूचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दृश्य से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आदिवासी महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं जो अपनी परंपरागत वेशभूषा में है। जो दृश्य अगर यह नहीं बता पा रहा है कि वह कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा ओकेजन है, किस अवसर पे ये हो रहा है, ठीक है, कोई आदिवासियों का विशेष आयोजन हुआ है, कोई उनका त्योहार है, विशिष्ट त्योहार है, प्रधानमंत्री किसी राज्य विशेष की यात्रा पर गए हैं, किसी खास मौके पर गए हैं, ये सूचनाएं उस दृश्य से स्पष्ट नहीं हो रही हैं, तो ये सूचनाएं हमें वॉइस ओवर में देनी है। तो ये हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और बहुत सारे शब्द ऐसे जो हैं, जो जैसे कि आज हैं, कल हैं, इन शब्दों को टेलीविजन के लिए विशेषकर हमें इनसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज बोल रहे हैं और वही कार्यक्रम, वही न्यूज़ पैकेज अगर कल मॉर्निंग में, कल सुबह रिपीट ब्रॉडकास्ट हो रहा है कल के सुबह के बुलेटिन के लिए, तो फिर सूचना गलत हो जाती है, ठीक है। तो आपको इन शब्दों का आपको प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो आज के इस सत्र में हमने यह विचार किया, हमने यह जानने की कोशिश की कि टेलीविजन के लिए, समाचार के लिए, या वीडियो समाचार के लिए, या ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य समाचारों के लिए, जिनका प्रयोग टेलीविजन पे भी हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है, उनके लिए जब हम लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा लेखन किस प्रकार का हो, इस पर हमने चर्चा की। साथ ही मैं एक बार फिर से आपको यह सूचना दे रहा हूं कि इग्नू के में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ आपके लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार के सभी क्षेत्रों से कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है। यदि आपकी उसमें रुचि हो तो आप जरूर नामांकन लें और इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। नामांकन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और वहीं से संचालित होती है। इस सत्र को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं। इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में है हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं। अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं या अपशिष्ट से जुड़ी हुई परामर्श सेवाएं, अनुसंधान या विकास कार्य करते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण और इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है या अधिक से अधिक आप इसे 2 साल के अंतराल पर भी पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल है स्व शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री, ऑडियो वीडियो संसाधन और विभिन्न माध्यमों से शिक्षण की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, चलिए समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने। अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में दाखिला लें। हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें www.ignou.ac। Good afternoon, learners. I welcome you all to this particular discussion on biosafety issues of genetically modified plants. Now, this particular topic, it belongs to BBYET 143, unit number 15. The topic is applications of plant biotechnology. Now, all of us, in one of my earlier sessions, I discussed about the practical applications of genetically modified plants or the transgenic plants. It has a lot of utility because it has different applications. It has applications in the field of environmental stress tolerance, biotic stress tolerance, in the improvement of nutrition, okay, in the improvement of in the area of increasing the productivity of the crops. So there are different such areas which we already discussed in one of the sessions. But you have to understand that these genetically modified plants or the transgenic plants, they also carry a lot of controversies. They also carry a lot of biosafety issues, because when you are introducing these transgenic plants in the field condition, then you have to actually address a lot of issues, or you have to address a lot of, deal with a lot of public opinions or public misconceptions also, you can say. So today we are going to have certain discussions. We will discuss certain points with regard to those controversies, why those controversies, and what are the issues that have been, what are the biosafety issues that we are already addressing in order to popularize the genetically modified crops. Now, to begin with, you have to understand what is meant by biosafety. As it goes in the title, biosafety issues. Biosafety refers to the policies and procedures adopted to ensure environmental safety during the course of development and commercialization of genetically modified organisms. It can be genetically modified microbe, it can be plant, or it can be any other organisms. So you have to follow, or you have to adhere to certain policies and procedures before you can ultimately bring the transgenic crop into the market and commercialize it as a product. This is number one. Number two, efforts to reduce and eliminate the potential risks resulting from biotechnological products. So there are two issues. Number one, whether there is at all any risk with the genetically modified crop, what are those risks? And finally, how will you address those risks, or
how will you solve those problems? So these are also included within the biosafety issues. Now, when you talk of biosafety, there are 4 levels: level 1, level 2, level 3, and level 4. Level 1, that is appropriate for the undergraduate and the secondary educational training and teaching laboratories who are working mostly with the characterized strains of viable non-pathogenic microorganisms. So here you don't have any major issue. You don't have any major hazard. So level 1 is perfectly all right. Level 2, clinical, diagnostic, teaching and other facilities where work is done with broad spectrum of moderate risk agents. So you have to be a little bit more careful here. Specific training is required. How will you handle those microorganisms? How you are going to manage the laboratory conditions? Those things have to be addressed in level 2. Level 3, clinical, diagnostic, teaching, research facilities where work is done with agents having potential for infection and disease having lethal consequences. So here you have to be very, very alert, because you need very specific training. You need specialized personnel to handle these kind of agents, and you also need a very specific, well-designed laboratories to address this kind of work. Lastly, level 4, it is applicable for work with dangerous and exotic agents. So this is very, very alarming. You need a very, very strict training and supervision is required, and specifically designed laboratories are required with stringent safety condition. You have to be very careful so that there is no contamination, so that from the laboratory there is no contamination. Like you are studying with any virus, okay, and that virus suddenly it comes out of the laboratories. We have seen what could be the consequence of that. In the last 2 or 2.5 years, we have been seeing that. So you have to be very, very cautious in handling this kind of organisms, virus, bacteria, whatever. Now, in order to address these issues, the Department of Biotechnology, Government of India, in collaboration with the Ministry of Environment and Forests, they are the nodal agency and they have framed certain guidelines regarding how will you work with these genetically modified organisms, plants or microbes. Today I will be mostly focusing on the plants because my area of specialization is of course plants. So there are actually 5 such hierarchical tiers, you can say. To begin with, the recombinant DNA advisory committee. Whenever you are working with any recombinant DNA molecule, this committee or this agency will take care of that, and they will recommend certain safety regulations for research and applications. Number 2, institutional biosafety committee. That means in the institution where a student or the scientist or the academician is working, they should have an institutional biosafety committee, and there should be one DBT nominee, that is nominee from Department of Biotechnology, who will look after what kind of research activities are going on or what kind of work is going on. Okay, so that is the main task of the institutional biosafety committee. So to note and approve the recombinant DNA work, to ensure adherence of the recombinant DNA safety guidelines, to prepare emergency plan according to guidelines, and to seek the recommendations and approval of RCGM. I am coming to that. RCGM stands for Review Committee on Genetic Manipulation. So the next tier that we have is the Review Committee on Genetic Manipulation. Now this committee has several activities, or they have several responsibilities. Bring out manuals of guidelines specifying regulatory procedures on genetically modified organisms in research, use and applications including industry. Review all the work which are going on in rDNA projects, recombinant DNA work, including risk category and controlled field experimentation. Lay down procedures for restriction or prohibition, production, sale, import and use of genetically modified organisms. Permit experiments with risk factors. Authorize field experiments in 20 acres in multi-locations in one crop season. Generate relevant data on transgenic materials, and undertake visits of sites of experimental facilities periodically. So in short, what I mean to say is, I just summarize what this committee is actually looking for. Number 1, if you are working with a genetically modified plant
or an organism, then ultimately if you are working with a transgenic plant, you have to bring the plant outside someday. Okay, you have to undertake field trials, whether your transgenic plant is performing well in different agroclimatic conditions. So you have to undergo field trials. Now this committee will actually take a note of that. Okay, whether these field trials are being conducted, how many locations you are carrying out these field trials, what is the area of land that you are using, how you are conducting the field trials. Okay, and if you are trying to commercialize your product, that is genetically modified product, what are the protocols that you are following? Okay, if you want to export your transgenic product or genetically modified product, how you are doing that. So all these are actually taken care of by this committee. The fourth committee that we have is the Genetic Engineering Approval Committee, or GEAC. This is also a very important committee which is under the control of Ministry of Environment and Forests. They are also performing several tasks like permit the use of genetically modified organisms and products, adopt procedures for restriction or prohibition of sale and import, whether your product is safe, whether it carries any environmental risk. Okay, if yes, then this committee will actually stop that. It will not allow you to commercialize your product, okay, or to bring it into the market for the sake of benefit of the mankind. Authorize large-scale production and release of genetically modified organisms and products. Authorize agencies or persons to have powers to take punitive action under Environmental Protection Agency. Because if you violate, if you don't follow the stringent rules and regulation before commercialization of your product, then this committee can take stringent action against you. So these kind of checkpoints are there always. Okay. And lastly, we have the last two committees that we have. State Biotechnology Coordination Committee. In each state, there is a State Biotechnology Coordination Committee which will be headed by the Chief Secretary, where the research and applications are contemplated. And finally, at the district level also, you have the District Level Committee, which is headed by the District Collector as an authoritative unit to monitor the safety regulations. So you see that there are a lot of checkpoints. So there is nothing to worry about with because we have a lot of misconceptions with the transgenic plants. So I will try to address some of those also, but to start with, we have different agencies who are actually looking after the safety issues. Now, regarding the guidelines for research in genetically modified plants, again DBT has categorized this kind of research into three categories. Number one, category 1. There is absolutely no problem in category 1 because it involves routine cloning of defined genes, mostly E. coli or any other hosts which are absolutely safe to humans. So if you find any laboratory who are working with this kind of agents, then you have to understand that they will come under category 1. So there is nothing to worry about. Category 2. That is experiments carried out in laboratories and greenhouse or net house. Supposing I generate a transgenic plant. So my first task will be to grow it in the tissue culture condition and then bring it out in the greenhouse condition or the net house conditions, and I grow there till it matures or till it grows. Okay, till it gives the first generation seed. So that comes under category 2. And category 3, you have to be very careful because now, after that you have grown the transgenic plants in the greenhouse, you want to bring it in the field condition. Now, when you bring it in the field condition, you have to address a lot of issues because there are other wild type plants, there are normal plants, traditional varieties. So you have to make sure that the traditional varieties, they don't get contaminated because you have introduced your transgenic plant into the natural environment. So category 3, if you are doing this kind of work, then it will come under the category of category 3, and then you have to again follow those stringent rules and regulations that have been embodied in the DBT guidelines. That is, you have the different committees and your work will be under the close inspection or examination of the committees that I discussed of the DBT. So those kind of work will come under category 3. So these are the guidelines that need to be followed. Next is what is meant by containment in case of biosafety. Containment means
you limit the spread of genetically modified organism and its genetic material to the environment. That means you don't want to bring the genetically modified material into the environment. What will you do? Then you have to follow a containment. Containment means you have to confine it. How can we confine? There are two ways of confinement. One is physical containment. Physical containment means you don't allow the transgenic plants to come directly into the environment. That means you confine it within your greenhouse condition. You establish a greenhouse in your institution where you are working. It can be a university or it can be any research institute. You construct a greenhouse and you confine your transgenic materials to the greenhouse condition. Okay. And the second one is the biological containment. Biological containment means you genetically modify the plant in such a way that there is no chance of contamination. There is no chance of pollination, because we know that it is because of the pollination or pollen escape that a surrounding plant can be contaminated. So in that case, there are different techniques in plant biotechnology. There is a way of making male sterile lines, or there is a way of there is a technique called chloroplast transformation, because chloroplast, we all know, it is maternally inherited. So there is no chance of pollen escape if you do chloroplast transformation, unlike nuclear transformation. So these are some of the techniques which the scientists have actually adapted so as to not allow pollen escape from the transgenic plant to the wild type plant, and thereby contaminating the wild type plant, because this is one of the serious issues of the transgenic crops or the genetically modified crops. Now, I will give some of the examples which had happened in the past, for which we are very much confused whether we will accept the genetically modified crops, whether we will accept the transgenic product or not, whether it will be safe for us, whether it will not cause any adverse effect, either to our health or to the environment. So these are some of the background or some of the incidents which had happened in the past, which actually created some sort of confusion in our mind. Now, one of them is the starling corn incident. What happened? Cry9C, Cry stands for crystalline toxin. In one of my earlier session, I talked on Bt transgenics, Bacillus thuringiensis, which actually leads to the insect resistance. So in order to generate insect resistance, a Cry gene called Cry9C gene, it was actually cloned in corn, that is maize. Okay, and the plants were found to be insect resistant, but later on it was found that the people consuming this transgenic maize, they were acquiring some sort of allergenicity. So there was a suspected allergenic reaction in certain human populations. So in that way, the starling corn, it was actually abandoned because it was not accepted, because it created some sort of allergenicity. A similar situation was there, that is case 2, when you actually clone the albumin protein from Brazil nut and you clone it into soybean. Now, why this was done? In order to enhance certain sulfur containing amino acids, in order to biofortify soybean. But it was again seen that when these transgenic soybean were consumed, it was found to be allergenic. So this created a lot of, it created a lot of confusion, and people were very much, they were very much unhappy with the product, and they were very much confused with the product, and it was also abandoned. So this was second case. Third case, it might happen that sometimes a non-immunogenic protein, it becomes immunogenic when expressed in another species. You know that the protein is not causing any major harm, but when you introduce it in certain in a recipient plant, then suddenly if you consume that, you found that there is an allergenicity. So some sort of reactions have happened that actually cause this allergenicity in certain population. Even it was first tried in an animal trial was made, and it was found that there was an immunogenic response. So these were some of the issues. So to be precise, number one, it is allergenicity, induction of the allergenicity. Number two, antibiotic resistance. This is another, because when you are transforming any plant, you are making a genetically modified plant, then we have to actually go for the selection. And therefore, there is an antibiotic resistance gene which is present in your plasmid vector, and that is actually transformed into the plant, and you select the plant under antibiotic
selection. Now, this also has created a lot of confusion because it is believed that if you are consuming some substances which has antibiotic resistant trait, then you are actually creating a situation where the microbes they might acquire the antibiotic resistant trait due to the horizontal gene transfer, and therefore it might be very difficult for you if you get infected with certain microbe, then you might get it might be very difficult to control that disease using antibiotics, because the microbes even if they are pathogenic at all, then they have acquired the antibiotic resistant trait, and therefore it will be very hard to eradicate them. So this is another issue. But scientists have actually seen from various studies that the horizontal gene transfer from the plant material to the gut is extremely unlikely. It's very, very unlikely that from the plant it will go and enter into your system, okay, because there are different intestinal barriers. We have an alkaline pH, in the stomach it is acidic pH. So under such stringent pH conditions, it is highly expected that these antibiotic properties will be lost. Moreover, if you eat cooked food, for instance, if you eat staple food like rice and wheat, which are cooked food, so the antibiotic property, resistant property, antibiotic is already destroyed, by high temperature or heat, or under such acidic conditions. So there is no way that this antibiotic resistance is going to affect you in any way. Second is certain antibiotic resistance genes, they are ubiquitous. Ubiquitous means they are present in nature as such. It is present in any organism. It is present in humans. It is present in any other animal, even in plants. So it does not affect much. Something which is present universally, it does not affect much. So these are the 2 points which one should be, you should be quite happy to know that it does not cause any major issues. Another point, that whether it is an environmental hazard, because as I said that when you are introducing a transgenic plant in a field condition, then there is a chance that because of pollination, the surrounding plants which are non-transgenic, they might get affected, and this is called the genetic erosion, because you are actually losing the traditional varieties which are already present in the field, or because those traditional varieties, they might get contaminated because of the pollination. But I already mentioned that we can address the pollination issue, because if we go for chloroplast transformation, then there is no such pollination issue. And scientists are actually doing that. They are trying to create male sterile lines, or they are trying to undergo chloroplast transformation so that there is no risk. Another point, that is creation of the superweeds. Superweeds means if the GM crops, they hybridize with certain weedy relatives. Supposing in the agricultural field we also have the weeds, and if they hybridize with the weedy relatives, then it might lead to the creation of the superweeds. And in order to eliminate the superweeds, it might be that the farmers have to use more and more, this kind of pesticides, or high doses of herbicides or pesticides. Mostly the herbicides, not pesticides, because pesticides are meant mostly for the insect pests, the herbicides, and so that will be an indirect way of contaminating the environment. So this is another issue which people actually are concerned with. So that is actually the ecological hazard or the environmental hazard. Now, the point is that this gene flow, that when I say that the local varieties or the non-transgenic varieties, they will get contaminated with the transgenic varieties, here scientists have actually addressed the issue through 3 ways. Number 1 is creation of an isolation zone. Now, what is meant by isolation zone? That means you try to confine, even if you bring it to the field condition, you try to confine the transgenic plants within an area and not allow the normal plants or the non-transgenic plants to grow nearby. Because if you separate a distance of 8 meters between the non-transgenic plants and transgenic plants, then there is very little chance of pollination, and there is very little chance of getting contamination of the non-transgenic plant because of the pollination. So the 8-meter distance can be maintained. Okay.
Number 2 is trap crop. Trap crop means non-transgenic varieties of the same crop planted adjacent to the transgenic plot can clean up pollinators of transgenic pollen, preventing gene flow. Third point, male sterility I already told, and chloroplast transformation I already discussed, because the crops will not produce pollen or they will produce inactive pollens. So there will be no pollination. And chloroplast transformation, because chloroplast is maternally inherited, so there is no chance of pollen escape, no pollination, and therefore there is no chance of contamination. So these are some of the techniques which the scientists are following, okay, so that you don't actually contaminate the environment. Okay, so it is environmentally and ecologically safe. There is no hazard. Another point, that is loss of biodiversity. That is whether the traditional varieties will be lost, whether there will be a genetic erosion, because you are replacing the, you are not replacing, rather you are introducing the transgenic plants into the field condition. So this is whether it is causing a loss of biodiversity. The answer will be again no, because if you maintain that isolation zone, or if you try to confine the transgenic plants within a restricted area, then there is no chance that the non-transgenic plants or the wild type plants will get affected. Another issue is non-target effects. That means whether the transgenic plant, like if you generate an insect resistant plant, now insect, when I am trying for BT transgenic, then I already discussed in one of my sessions earlier that the BT transgenics are only meant for insects, and that also a specific group of insects. So there is no chance that if you introduce BT transgenics, BT brinjal or BT cotton into the field condition or in the environment, then all species of insects or all animals will get affected. No, only the insects, and that also a specific group of insects. So it's you have to generate a transgenic, you have to understand the gene and its function so that it does not create any non-target effect. It should be precisely targeted to the specific microorganism that you are wanting. So that has to be very carefully studied, and if that is being done with care, I don't think that there is any such concern or issue of introducing the transgenics into the environment. Now, in order to address these issues, the Cartagena Protocol on Biosafety, it was actually framed. It was finalized in February 1999 at Cartagena in Colombia, and it was adopted a year later on January 29, 2000 in Montreal, Canada. And it entered into force on 11 September 2003. And including India, 147 countries, they have ratified this protocol as of May 2008. So India has also signed this protocol. And because India is also one of the countries, I will show some of the mega countries which are actually involved in generating biotech crops. And India is also one of them. So how will you handle this genetically modified crops? How will you come up with a product? How will you commercialize the product? Okay, how will you export that product? So all these guidelines, they are actually embodied in this Cartagena Protocol on Biosafety. So there are a lot of rules and regulations, but I will focus only on the main ones. Number one, supposing you have generated a product, transgenic product or genetically modified product, and you want to let's say export it to some other country. So it will involve cross-border movement of the transgenic germplasm. Now how will you do it? Now in this case, the Review Committee on Genetic Manipulation will issue an import certificate after inspecting the documents related to the safety of the material and national need. The importer may import the material accompanied with a phytosanitary certificate. What is phytosanitary certificate? Phytosanitary certificate is a certificate which actually will be issued, and it will show that this product is free from any pathogen, this product is absolutely free for the environment, this product is absolutely safe for consumption, and all other details. Because when you are bringing one item from another country, then you have to ensure that it does not carry any other propagules or any other germs or any other pathogens along with it.
Okay, otherwise it might create an epidemic condition. Okay, so that has to be, or even maybe, who knows, even a pandemic situation. So you have to be very careful about that, and therefore this the importance or implications of this phytosanitary certificate. So this is issued by the authority of the country of export. The import should be routed through the director NBPGR. NBPGR stands for National Bureau of Plant Genetic Resources, on the basis of import permit issued by the Review Committee on Genetic Manipulation. So this is with regard to how do you export and import any product which is genetically modified. So the import certificate will be cancelled if NBPGR is not provided the phytosanitary certificate. So if that is lacking, if that certificate is not issued, then it cannot be, it cannot undergo the transboundary movement or the cross-border movement. Part of the seed material will be kept at NBPGR in the presence of the importer for legal dispute. So a sample, a small fraction or a small aliquot of the sample will also be kept with the NBPGR, because if there is any kind of confusion later, or if there is any legal case later, then that can be addressed by the NBPGR. So this is with regard to the transboundary movement of the transgenic germplasm. Next we have Biosafety Clearing House. Now it contains information on national laws, regulation and guidelines for implementing the Cartagena Protocol. It contains information required under Advanced Informed Agreement procedure. Now what is this Advanced Informed Agreement? In short it is called as AIA. That means if I want to import any transgenic product from any foreign country, then there should be a mutual consent. I mean, that country should agree. Okay, I should also agree whether I accept that particular product. So there should be a mutual consent or a mutual agreement between the two, okay, regarding the procurement of the germplasm. Okay, and that consent should be there, then only I can go for this kind of transboundary movement. So that is clearly spelled out, or that rule is clearly spelled out in this, under this Biosafety Clearing House. Summaries of risk assessment and environmental reviews, as well as other scientific, environmental and legal information. So these are actually, so this is an internet-based system, and you have this particular link, that is http://bch.biodiv.org. So this is an internet-based system, and you have all these rules and regulation, okay, regarding the BCH in this particular link. You can find in this link. Next, the point that we have, that is Codex Alimentarius Commission. This is also a very, very important what should I say, rule with regard to the commercialization of the product, because the consumer who actually consumes a transgenic product should know that I am consuming the genetically modified product. Okay, when I purchase, okay, supposing I go to a mall and I find that there is a genetically modified crop, but I should know that it is a genetically modified crop. So there should be a specific label. It should be properly labeled that this is a GM product, and the consumer knows that he or she is purchasing that GM product and consuming that. So this is actually, so there should be a label. There should be a proper mention. So Commission is responsible for labeling biotic foods to allow the consumer to make an informed choice. So whether I prefer, or whether I have a choice, or whether I really choose that particular product, that should be well known to me. So that is spelled in CSC, or the Codex Alimentarius Commission. Next we have the substantial equivalence. Substantial equivalence actually says that the genetically modified product that you have made should be absolutely identical to the normal plant or the wild type plant, with the exception that it has one value added trait. What is meant by that? Supposing you want to generate golden rice. Now, what is golden rice basically? Essentially it is rice which is having which is rich in carotenoids, which is rich in beta carotene. So all the properties of rice should be there in golden rice.
it should not differ in terms of productivity, okay, the seed setting, yield, okay, its response to the environment. So all the properties should be there, with the exception that it has one value added trait, which is that it is rich in carotenoids. So that you have to show. Whenever you are generating such a transgenic product, you have to show that it is exactly identical to the normal plant, with the exception that it has one value added trait. So that is actually spelt in substantial equivalence. And mind that whenever you are going for commercialization of product or marketing of a product, okay, you have to address this substantial equivalence issue. So these are the first part of my discussion actually was focused on biosafety issues. Now the second part of my discussion, I will talk on the problems, controversies and the misconceptions which are there, which are highly prevalent in the society, because till now it's our what should I say, it's really a pity that we could not commercialize, excepting maybe BT cotton or maybe BT brinjal, not even BT brinjal, BT cotton. We could not bring any transgenic products into the market. Okay, so why? The question is why? Because we have a lot of misconceptions, we have a lot of confusions in our mind. So I am going to discuss on those some of the controversies or some of the misconceptions as well. Now these 2 points I have already I think mentioned. One is pollen escape and another is whether any antibiotic resistance gene causes any hazard. Now it actually causes no hazard, number one, and number two, even if I take it into consideration that presence of antibiotic resistance gene is not safe, then also the scientists have addressed that issue by generating antibiotic resistant, antibiotic free or marker free transgenic plants. Because the scientists have actually cloned a particular gene called managene, which encodes for phosphomannose isomerase, and that phosphomannose isomerase is capable of converting mannose to mannose 6-phosphate followed by fructose 6-phosphate, which enters into glycolysis. So if you grow the transgenic plants which is having managene in presence of mannose, then the transgenic plants can grow happily because they will be able to convert the mannose to mannose 6-phosphate and then fructose 6-phosphate. But the non-transgenic plants or the wild type plants will be unable to utilize that because managene is not there, and therefore in presence of mannose the plants will die. So in this case there is no antibiotic resistance gene, but even then you are undergoing the selection procedure. So scientists have actually done that in order to minimize the level of controversy surrounding the transgenic plants. Now I will show some public misconceptions one by one. Now the first point is, the general perception is that the plant biotechnologists, when you are engineering something, you are actually assuming the role of God. I mean, there are certain religious restrictions. What are those religious restrictions? That you are playing with nature. We as humans, we don't have the right to play with nature. We are actually tinkerers. We are tinkering with the nature. We are manipulating the nature. And we as a human have no right to manipulate the nature. This is absolutely, it comes from a religious faith. But the thing is that, irony is that gene transfer process, pollination, it occurs in nature. Can we stop pollination? Wind pollination. The air, it actually, the pollens actually, they travel because of the air movement. Anemophily, we have one particular terminology in botany, that is anemophilous plants, where the pollination occurs by wind. So can we stop that? So pollination is actually a way by which gene transfer is occurring in nature. So nature is doing that. We, the humans, we are not the only one who are doing that. Nature is doing that herself. So can we stop that, or do we ever try to stop that? Does that carry no chance of cross-contamination? This is point number one. So
actually we don't play the major role. It is the nature which is playing the major role, number one. Number two, farmers for the last 10,000 years, they have been undergoing selfing or hybridization program. In plant breeding, we actually cross two varieties. But see, we don't have any controversy with plant breeding or hybridization program because you cross two varieties. Here also you are exchanging the genes. A superior variety having a superior gene, you are incorporating it into another variety through crossing. But only with the development of a transgenic or genetically modified plant, the entire moral stance changed overnight. And we have a lot of disputes or we have a lot of controversies. When you have to understand that this transgenic is more precise, whereas hybridization program, this is more, it is more non-specific, because even along with the target gene, a non-specific gene may also be transferred because of selfing. But see, we are more concerned with the transgenic and we are not that much concerned with the breeding program or the hybridization program. So this is another misconception that we have in our society. So that particular slide actually shows that the plant biotechnology or transgenic is more specific because you are targeting one particular gene, whereas in case of traditional plant breeding, it can be non-specific. Now, I already said that we have a lot of we have a biotech mega countries. There are several countries, as you can see, of which India, China, Pakistan, even Australia, United States is of course there. So there are several countries who are gradually trying to, bring the transgenic crops to the field condition. We are trying to popularize it. But the main thing that I want to focus is, it is our public mind or public perception that needs to be changed. Otherwise, we cannot bring these products into the market. We are doing a lot of research. We are doing very good. But ultimately, when it comes from the point of view of market or commercialization, we are a big zero. And why? Because we have a lot of misconceptions. That has to be, everything has to be scientifically judged. Now, another question, is it a solution to world hunger? Is it actually doing good for the society? This is another question. And means for equal sharing of technological benefits. Now, what do you mean by equal sharing of technological benefits? That means whether it is actually doing good for the poor people, whether it is actually doing good for the farmers, whether it is actually trying or whether it is actually capable of mitigating world hunger. These are the questions. That means you are doing the technology, but whether the technology is shared equitably among the common masses, among the common people, among the poor people, among the farmers. The general opinion is that the multinational seed companies are selling the seeds at a very high price. And the farmers, poor farmers, they are incapable of purchasing the seeds because multinational companies are selling the seeds, the transgenic seeds. They are trying to keep it as their monopoly. And the farmers, whenever they approach these multinational companies, they have to pay very high. So the common perception is that it is not reaching the common mass. It is not reaching the poor farmers. So what to do? So the need for profit has attracted the interest of private sectors and multinational companies to defend their investment in crop biotechnology with patent and intellectual property right. Because a scientist, whenever a scientist is trying to, has identified a particular gene or has come up with a technology, the scientist actually tries to patent it. Because we all know about the Basmati rice case. We all know about the turmeric case, the neem case, how it has been biopirated or how it has undergone biopiracy. It has been stolen by some other countries when it was our indigenous resource. Now, whether the scientists should go for patent, whether the multinational companies should go for patent, that is also a very that is also a question which is of great controversy, because sometimes you will say, yes, they should patent. Otherwise, any country might take the product. Again, you will say that no, they should not patent, because if they patent, then it will not reach the common mass. So you see, it does not have a fixed answer.
Okay, so whether this means that the multinational companies or the scientists, they should stop implementing the patent or the intellectual property right? If yes, then how will you stop biopiracy? So you see, the things are not very easy to explain or understand, okay, or to justify. Now, problems like poverty, unequal distribution of food, overpopulation, ownership of genes, and excessive commercialization of GM crops by the multinational companies. So the real root of the problem is socio-economic and not mere the transgenic technology itself. You should not blame the transgenic technology. Rather, it's actually a more social issue or a socio-economic issue that has to be understood. Now, another issue that is also very, I would say, a public concern. There is a misconception in the society that if you clone a bacterial gene into a plant, then actually the plant will turn pathogenic because you are introducing bacteria into a plant. It's absolutely a misconception. If you clone an insulin gene in a plant in order to generate an edible vaccine, then it's not that the plant will become a non-veg item. The plant will remain a plant. Plant will remain a veg item. It will not become a non-veg item because you have introduced insulin gene in order to generate edible vaccine. But you see, we have a kind of public perception that you are introducing insulin gene in plant and the plant becomes a non-veg item. It's not that. Is it ethical to slaughter pigs or mouse for isolation of insulin? You kill the animals to isolate insulin from them. Is it equally ethical? The answer is no. Then how will you generate insulin in a shorter time? It can be that you generate edible vaccines. You consume insulin along with the plant system. Now, another point that also needs to be seen, that all these factors together, they have cumulatively led to the removal of GM products from restaurants, schools, and supermarkets. You don't find anywhere any GM product being sold. But the irony is that the markets, they prefer to sell tobacco, alcohol, fatty acid food, which creates obesity. And see, we don't raise any question against them. Rather, we are happy to purchase them. But only when it comes to the point of genetically modified crop, we shout. This unjustified situation has to be understood. It has to be properly judged scientifically. Now, the socio-economic impact is a technology came in early 2000, which is known as seed terminator technology, which of course is a matter of huge dispute. Because what is this terminator technology? There were some multinational companies who actually generated plants, or they created transgenic plants in such a way that the plant will only produce fertile seeds for only one generation. Okay, but if you sow those seeds, the second generation plant will not be raised. So what is the consequence? The farmers will approach the multinational company every time to purchase new lot of seed. They will grow it, okay, they will generate the second generation seed, but when they sow those seeds, okay, they are not getting any plant. So this kind of technology was developed. Of course, this technology has been totally banned, and it created a lot of furor, or it created a lot of dispute in the environment. And of course, this kind of technology should be stopped. But the other side of the coin is that just because some multinational companies are doing this kind of misconduct does not mean that the technology is wrong. So you have to understand that. Of course, there will be a certain school of people or certain school who will be doing this kind of misconduct, but you have to take proper steps to stop them. But don't stop the technology, because currently we don't have any alternative strategy or technology to increase the food productivity in order to mitigate the global hunger. Okay. So the fundamental concerns, the religious faiths condemn transgenic by saying it's sinful to meddle with nature and it goes against God's wish. I told you that we have a misconception, especially the religious faith. It says that we are tampering the nature. Now the question comes then, where does divine responsibility end and man's responsibility begin?
So where from do we start as a human? What is our responsibility as a human in order to save our nature, save our food, okay, to meet the acute food crisis? We have to do something. How do we do that? So transgenic and engineered sound more sinister than eugenic and domesticated. Another issue, that has life been reduced to a series of gene products only? You are generating products. So everything becomes commodified. This is another question which comes in our mind. Commodification of nature and evolution is being engineered. This is another kind. So these actually comes from different religious faith or religious schools. So in the end, I'm almost towards the end. Now, like any other technology, controversy surrounding GM crops is no exception in a heterogeneous society. If you do any good, it will not only have positive side, it will also have some negative side. I mean, it will always invite some sort of controversies. So similar is the situation with this transgenic or GM technology. Several concerns need to be addressed on different issues like food safety, conflict between plant variety protection and IPR. That is, I already said, whether you should go for IPR, intellectual property right, patent, whether you should go for it or not. Okay. Finally, successful product development needs extensive field trials and public understanding. You have to undertake extensive field trial to show that your product is absolutely safe. Okay. Animal trial also should be done, that it is absolutely safe. It is not creating any adverse effects or allergenicity. It is absolutely safe for the environment. Okay, so these kind of trials should be, of course, made. And of course, we have the different, I told you, the committees of DBT are there who will be taking care of whether all these kind of, experimentations have been properly conducted. Scientists play a sensible role by convincing the policymakers to expand further the application of genetic engineering in modern agriculture and human welfare. Current public opinion, to be very frank, is based more on emotions rather than scientific judgment. We are judging this emotionally rather than scientifically. So that should not be the case. We should come up with a rational mind. Of course, it has some negative sides, but we should come up with a rational thinking and rational opinion and try to at least allow the conduction of the experimentations and the field trials that the scientists are eagerly looking for. Because if you stop them, if you stop the scientists from bringing this product to the market, then it will be in the embryo stage only. It will never germinate. So that is the thing. Whenever change has occurred in a society, there has initially been certain ripples. If you throw a stone in a pond, there will be a little bit of ripples initially, but then again it will stop. So probably with that hope that someday this technology will become more and more popular, let's hope for that, because otherwise we are not able to solve this human hunger. You know how many, what the percentage, huge percentage of population who are not getting proper food, okay, because of the food scarcity. So we should think of some technology or some way by which we can solve that particular problem. So for the full potential of transgenics to be realized, there should be a proper communication. Scientists alone cannot do anything. There should be an unison, or there should be a proper communication between the different groups: scientists, politicians, journalists, and common people. Journalists have a very important role, because if you write something which is not scientific in a media, then the people will believe that. So all of these people, they should come under one umbrella. They should be united, and then then only we can make the mass understand. So if you compare the benefits and risks, you find that the benefits far outweigh the risks. Benefits are more rather than the risk. So in the current situation,
this technology is the only solution to boost agricultural production, to boost up agricultural production, protect crop plants, and alleviate hunger of ever increasing population. Because if you see very scientifically, you don't have any other alternative technology which can generate, because plant breeding or hybridization, it takes a lot of time, because you have to go on selfing, you have to go on crossing, go for the back crossing, okay, and it takes several years to generate one particular product. Of course, in India, most of the products that we see in the market, the hybrid varieties that you see in the market, those are actually, they have come due to plant breeding or selfing or hybridization, but it has taken a lot of time. This technology, in that way, it takes a much shorter time. So that's why we need to appreciate it, number one. And therefore, further research should be conducted, or it should be allowed to conduct. If don't stop the scientists, you should allow the scientists to carry on this kind of work, because there is no alternate promising technology that can mitigate world hunger. So with that particular, what should I say, with that orientation or with that thought in mind, let's accept this technology, let's address all the biosafety issues, let's not go for the misconceptions, even if there are controversies, judge those with a very scientific mind, and then only we can appreciate this technology and we can get the best benefit out of this technology. So I thank you all for your nice listening, and you will also find in Unit 15, as I said, BBYET 143, but I have discussed the topic in a much greater details. In your unit, you may be finding it in a very discussed in a short way, in a brief way, but I have elaborated it so as to give you a more elaborate idea. And I also would ask you or encourage you to think, okay, in this line. Thank you all for your nice listening. Have a very happy learning. Well, viewers, School of Extension and Development Studies has launched PG Diploma in Extension Development Studies, Masters in Extension and Development Studies, and Certificate in Extension and Development Studies. In addition to this, there are two more